कक्षा में जो आप लोग आ रहे हैं, आप लोगों के लिए एक जो आप जिस सफलता की कामना कर रहे हैं और जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, तो एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आप अगर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं इस तरफ आगे आने के लिए, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चरण हैं, स्टेजेस में ये प्राप्त किया जाता है। और जो अंतिम चरण होता है मुख्य परीक्षा वाला, खास करके रिटर्न वाला, वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सामान्य स्थिति नहीं रहती है। और मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा तक पहुंचते हैं, और मुख्य परीक्षा तक पहुंचना और मुख्य परीक्षा में निकलने लायक बनना, यानी उसको भी क्रॉस करने लायक बन जाना, दोनों में अंतर है। तो जो मुख्य परीक्षा में निकलने लायक होते हैं और जो इंटरव्यू देते हैं और रैंक प्राप्त करते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में मेरा अनुभव रहा है कि वो लगभग कोचिंग जो है आना बंद कर देते हैं। उस स्थिति में आने के बाद में कोचिंग आना बंद कर देते हैं, मतलब उनको कोचिंग आना भी टाइम वेस्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि मैं घर पे बैठ के ज्यादा अच्छे से अचीव कर लूंगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होती है। उनको लगता है कि कोचिंग जाएंगे तो उसमें 1 घंटा लगेगा, फिर आएंगे तो 1 घंटा लगेगा, वहां 1.5-2 घंटा बैठेंगे, 4 घंटे में तो मैं 5 प्रश्न तैयार कर लूंगा या 4 प्रश्न तैयार कर लूंगा, तो शायद जिनमें 6-6 नंबर आने वाले हों उनमें 7-7, 8-8 आएंगे, इतने अच्छे तैयार कर लूंगा। तो उसको नुकसान महसूस होने लगता है। मेरी कोचिंग में 2014, 15, 16, 17 में कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो मुझे फीस पूरी देते थे कि ये पूरी आपकी 1 लाख रुपया फीस जो भी होती थी उस समय की, ये पूरी फीस। बस ये है कि हम कोचिंग में नहीं आएंगे। आपकी कोचिंग जब 12, 12:30 बजे उस जमाने में खत्म होती थी, तो 12, 12:30 बजे आएंगे और आपका आधा घंटे का समय लेंगे, 1 महीने में 1 आध बार। ये स्थिति आ जाती है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बच्चे को मैं शुरुआत से पढ़ा रहा हूं और इंटरव्यू तक वो कंटिन्यूअस रोज मेरे पास क्लास में आता है। ऐसा कभी होता नहीं है, ध्यान रखो। खास करके इंटरव्यू के टाइम सारे बच्चे दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि वो ज्योतिषी में विश्वास टाइप करने लगते हैं। उनको अब ऐसा चाहिए जो मिरेकल कर सके। उनको बाद में जाकर के उसके घर वाले और वो बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि अब तुम्हारा नहीं हो, यानी प्री हो गया, अब मेंस भी हो गया, सर ने बहुत अच्छा किया तुम्हारा, अब तुम आगे नहीं, अब सर मदद नहीं कर सकते। जबकि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हमने खुद ने इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारे लोगों को दिलाए भी हैं। लेकिन उस समय में वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। तब वो बहुत नामी गिरामी किसी कोचिंग जो फ्री में इंटरव्यू की तैयारी कराती है। इंटरव्यू की तैयारी फ्री में क्यों कराते हैं? इंटरव्यू की तैयारी फ्री में इसलिए कराते हैं क्योंकि 50% 10 को एडमिशन दिया तो 5 का तो हो ही जाना। और जिसको भी फ्री में कोचिंग कराएंगे इंटरव्यू की, वो सब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म तो भरवाएंगे, फोटो भी धरवा लेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई न भी देना चाहे तो भी ले लेते हैं वो। और सोशल मीडिया पे आजकल फोटो वैसे भी बहुत पड़े हुए हैं, तो कहीं से भी उठा लिया जाता है। तो एकदम लास्ट स्टेज के जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जिनको इस साल पोस्ट मिलने वाली है, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, वो बच्चे दिल्ली चले जाते हैं। मतलब वो कम से कम 4। अच्छा, फिर एक दोस्त कहता है कि मैं उसमें जा रहा हूं, वो भी फ्री करा रहा है, तो वो वहां पे भी फॉर्म देता है। फिर एक वो बोलता है वो भी करा रहा है। वो सोचता है मैं 6-7 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, तो क्यों ना मैं रोज जो है एक के यहाँ जाकर के मॉक इंटरव्यू दूं, शायद कहीं से कुछ फायदा हो जाए, कहीं कुछ वो फार्मूला मिल जाए मुझे जिससे मैं बिल्कुल पार कर जाऊंगा। तो जैसे कैंसर का मरीज है, तो एक डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन किया और उसने उसका ट्यूमर निकाला और उसकी कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी की। और एक आदमी बोले हमारे पड़ोस में एक भैरव है, उनका भैरवनाथ का मंदिर है, उसमें चलते हैं, वहां सारे पेशेंट ठीक हो जाते। वो
फिर हमारे गांव में एक आदमी पुड़िया देता है पाउडर की, उससे भी कैंसर ठीक हो जाता है, उसके पास भी चला जाता है। तो वो वाली कंडीशन हो जाती है उसकी लास्ट स्टेज में, क्योंकि जिसका इंटरव्यू होता है उसको भी 50-50 लगता है, उसको भी लगता है कि मैं हो सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए इतने 8 लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, तो उनमें से 4 तो अंदर हो जाएंगे, 4 बाहर हो जाएंगे, यही रेशो रहता है। तो उस जगह पर जाकर के आदमी बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हो जाता है, और उसी का फायदा ये बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस उठाती हैं। मैं यहाँ आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों में से जो सपना लेकर के आए हैं IAS बनने का और बड़ा आदमी बनने का, और कि हम ये क्रॉस करेंगे, हम वो करेंगे, तो आप अभी बहुत कच्ची स्थिति में हैं। अगर आखिरी स्थिति में होते तो आप यहाँ होते ही नहीं। एक तो चीज, उसको टाइम वेस्ट लगता है। अब हम आपको यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्जाम के लायक बना रहे हैं। अभी आप उस एग्जाम के लायक नहीं है, क्योंकि लायक होते और अंतिम स्थिति वाले होते तो डेफिनेटली आप यहाँ नहीं आते। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद भी नहीं जाता कहीं। अगर मैं खुद भी अंतिम स्थिति में था तब मैं खुद भी नहीं, मैं तो पहले भी नहीं गया था खैर कभी, लेकिन मैंने खोजा बहुत टीचर्स को, लेकिन मिले नहीं मुझे वैसे टीचर्स। लेकिन अंतिम स्थिति में जो है मैं भी जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अकेले कमरे में अपनी किताबों के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रश्न क्या आएगा और उसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये उसको पता होता है। ये जब पता चल जाता है कि उत्तर क्या होना चाहिए, तो फिर वो किताबों के साथ बंद रहता है, वो कोई गाइडेंस नहीं ढूंढता, उस गाइडेंस को जरूरत भी नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता उत्तर क्या होना चाहिए। बस ये है कि उसको उत्तर तैयार करना है, तैयार करने के लिए उसको समय चाहिए। उसको वीकनेस भी पता चल जाती है कि मुझे ये चीज पता नहीं है अभी, तो फिर ये कैसे पता चलेगी, उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेंगे, तो कम से कम 30 पेज पढ़ने, तो 30 पेज पढ़ने का टाइम होना चाहिए। नोट्स अगर बना रखे हैं तो उनको रिवाइज करने का टाइम चाहिए, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस करनी है, ये होता है ज्यादा। अब क्या होता है कि जिसके 1-2 अटेम्प्ट हो जाते हैं और उसको लिखने का तरीका ही नहीं पता, और वो 800 से ऊपर ही नहीं पहुंच रहा, तो ऐसा आदमी चेक करवाने के लिए भागता है कि कहीं कोई मुझे जादू बता दे कि मैं 950 पहुंच जाऊं, 1000 पहुंच जाऊं। कोई तो कमी है मेरे अंदर, मेरे ऑप्शनल में कमी है, GS में कमी है, ऐसे में है, एथिक्स में है। मैं जहां लिख रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, और वो मुझे 800 क्रॉस नहीं करने देता। तो आखिर मेरा लिखा हुआ मैं किसी एक्सपर्ट को दिखाऊं, ऐसे आदमी को फिर कोचिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्री निकाल लेते हैं, फिर कमरे में बंद होते हैं, कमरे में बंद होने के बाद 800 से ऊपर नहीं पहुंचते, फिर वो 1 साल और जोर लगाते हैं, नहीं इस साल तो मेरे में कमियां थी ये, तो खुद ही दूर करने की कोशिश करता है। फिर अगले साल फिर 800 पे पहुंचता है, या 810, 820 तक पहुंचता है। फिर उसको लगता है नहीं मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 900 नहीं जाऊंगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो फिर क्या करता है वो, फिर टीचर ढूंढता है, फिर सर्च करता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप किस स्थिति में हो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी मैं ला रहा हूं आपकी तक बातों। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं ऐसे जो सिलेक्ट हुए हैं। हम लोग दावा इसलिए नहीं ठोक पाते कई बार कि हमसे पहले कोई दावा ठोक चुका होता है, और हम लोग उस टाइप का मानसिकता बना के नहीं रखते। हम उस मानसिकता में उस प्रकार की मेंटेलिटी के लिए आपको पहले से रिजल्ट जैसे ही आने वाला है उससे पहले आपको लेके बैठना पड़ेगा स्टूडेंट्स की लिस्ट, उनका डेटा, और फिर आप जैसे जैसे फाइंड में उसमें PDF निकाल के उसमें एकदम से फटाफट सर्च करेंगे और तुरंत दावा ठोकेंगे। पहला दावा आपका होना चाहिए। 4-4, 5-5 लोग दावा ठोक चुके होते हैं उन्हीं कैंडिडेट के। मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि मनस्थिति ऐसी होती है, मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि वो लास्ट स्टेज तक आप ही पे विश्वास करता रहे और वो आप ही से पढ़ता रहे। वो जैसे जैसे ग्रेजुअल उसका डेवलपमेंट होता है वो भागता जाता है, उसको लगता है यहाँ बेटर मिलेगा, यहाँ बेटर होगा, यहाँ और ज्यादा होगा। फिर भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं भोपाल में, तो फिर बहुत ज्यादा, जिस ऑनर ही किसी मकान किराए लेके कोई रहता है तो बोलते तुम यहाँ कहाँ आ गए। एक दिल्ली का लड़का हमारे यहाँ रह करके सिलेक्ट हुआ, तो उसका जो ऑनर है वो रोज ही जान खाता था। बोले लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं, तुम दिल्ली से यहाँ पढ़ने आए हो, यहाँ रह रहा, ऐसा कौन पढ़ा रहा है यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा, बोले कि
मैं इधर पढ़ता हूँ। तो बोले नहीं, वो तो एमपी नगर में चलती, यहाँ पे भी चलती तो एमपी नगर में चलती, फिर इधर कहाँ पढ़ रहा तो फिर वो और झंझट हो गया उसके साथ। तो वो उससे बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। तो कुल मिलाकर के उसका ब्रेन वॉश करके उसका ये कर दिया जाता है कि तुम यहाँ कर नहीं पाओगे, यहाँ हो नहीं पाएगा तुम्हारा। तो एक समय था 2012-13 जब हमने एक माहौल बनाया और किसी को जाने नहीं दिया, प्रतिबंध भी लगाए और रोक के रखा। पेरेंट्स से भी बोला कि प्लीज मत ले जाओ इनको कहीं, कुछ यहीं होंगे। फिर वो यहीं से निकले। तो पर उसके लिए इतना एफर्ट लगाना, फिर हमको लगा कि ये अपने स्तर से गिरना हुआ। मतलब मेरा जो स्तर है खास करके, मैं अपने स्तर से गिरना नहीं चाहता। मैं ऐसे विनती करना, प्रार्थना करना, ये सब पता नहीं अब उचित नहीं मानता, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं लगता मुझे, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बहुत सारे बच्चे मैं विकल्प लिस्ट में देख रहा था, तो 14 में कभी पढ़ने आए थे, 15 में आए थे, कोई 16 में आया था, कोई 17 में आया था, कोई 18 में आया था। अलग अलग समय में कौन कब कहाँ पढ़ रहे हैं। कोई यूट्यूब पे पढ़ के और फिर फोन करता था कि सर ये, कोई व्हाट्सएप पे अपना लिखा हुआ भेजता था। इस तरह से गाइडेंस लेते थे। तरह तरह से लोगों ने गाइडेंस लिए हैं। कई लोग एक बार मिलने आए थे, पेरेंट्स के साथ मिलने आए थे और फिर पूरा बता के गए थे। कुछ लोग केवल आंसर चेक कराते थे कि बोले सर आपको सिर्फ आंसर चेक करना है, बस और कुछ नहीं करना, आपकी पूरी फीस देंगे। तो फिर हम उनके लिए कुछ अलग प्रकार का प्लान करते थे। ये सब भी किया, कई तरह की चीजें की। लेकिन मैं इस सारे अनुभव से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आईएएस बनने का सपना पालना एक अलग चीज है, और उस रास्ते पे चल निकलना और उसमें सफलता प्राप्त करना बिल्कुल दूसरी चीज है। हमारी सौभाग्य माने या हमारा दुर्भाग्य माने, जो भी माने आप, हम लोगों को हमेशा ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ा जिसमें 90% लोग उस लायक ही नहीं है। 90% हमारी बैच, जो भी बैच बनी हो, जहां पे भी बैच बनी हो, उस बैच में 90% बिल्कुल भी लायक नहीं थे आईएएस बनने के। उनके अंदर वो है ही नहीं, दम ही नहीं है उस टाइप का। उसके बावजूद उनमें से कुछ लोगों को तैयार करके हम निकालने में कामयाब होते हैं। और जो बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनके पास ऑलरेडी वो लोग जाते हैं जो घर पे भी रहते हैं तो आईएएस हो जाते हैं, वहां नहीं भी जाते। तो देखा जाए तो वो कोचिंग पे एहसान करने के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की। कोचिंग वाले का कोई योगदान नहीं है उसमें। तो ये थोड़ा सा बैड लक का है हमारा, या दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कहें। कई बार मुझे लगता है ये भी सौभाग्य है, क्योंकि हम जिन लोगों को बिल्कुल देखते हैं कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है, उनके अंदर कुछ चिंगारी पैदा कर पाते हैं और उनसे आउटपुट निकलवा पाते हैं। तो ये तो और अच्छी चीज है, ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन उसका है कि बल्क में वो रिजल्ट और उस टाइप की चीजें हैं और वो सब नहीं मिलती। तो ये माइनिंग करने जैसा होता है, जैसे डेटा माइनिंग होती है तरह तरह की, तो माइनिंग करना स्टूडेंट्स के। पर वही भी स्टूडेंट माइनिंग करने के बाद उसको प्रीलिम्स तक तराश होगी, फिर मेंस तक, फिर इंटरव्यू में वो भाग जाएगा। एकदम आपने फसल पकाई, वो दूसरा काट ले गया, तो फिर वो हो जाता है, वो विश्वास नहीं करता, वो एकदम भाग खड़ा होता है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे रहे हैं अभी तक, मुश्किल से 50 या 60 के आसपास हमारे पूरे 25 सालों के कार्यकाल में, जिन्होंने अंत तक विश्वास किया, अंत तक। उसमें 50-60 में भी ऐसे हैं जो रिटर्न हुए हैं, मतलब धोखा खा करके। 15 से 20 ऐसे हैं जो गए तो थे लेकिन वहां मुंह की खाई और हमको बताया नहीं उन्होंने कि मतलब हम गए थे। क्योंकि एक बार बताता है तो फिर हम नहीं लेते। हमारा कुछ सिद्धांत बनाया हुआ हमने कि हमको रिजेक्ट करके अगर कोई गया तो उसको फिर हम दोबारा नहीं लेते, कभी नहीं लेते जिंदगी में, कभी बात नहीं करते उससे। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हम गए थे, और वो तो बाद में पता चला हमको, और वो फिर लौट के आ गए और फिर बोले हम तो किसी कारण से बंद हो गए थे, ऐसा था वैसा था, ऐसे बहाने बनाए। किसी ने कहा बोले कुत्ते ने काट खाया था, रेबीज हो गया था ऐसे बहाने भी बनाए। किसी ने फ्रैक्चर दिखाया हुआ, कहीं फ्रैक्चर वाला फोटो दिखाया, हाथ वाथ टूटा हुआ, प्लास्टर चढ़ा हुआ। तो ऐसे वो करते थे। तो फिर उनको लिया, उनको पढ़ाया, फिर बने। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप लोगों में से भी अगर पूरा लंबाई में विश्वास करेंगे पूरा इंटरव्यू तक, तो आप बन के जाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भावुकता में बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सफर लंबा है। कुछ बच्चे पूरी तरह से तैयार रहते हैं, मतलब उनको बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब
तैयारी ये नहीं कह सकता मैं कि तैयारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनकी क्या है कि स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है और ग्रेजुएशन में भी उनको किस्मत से अच्छे टीचर मिले, लाइब्रेरी अच्छी मिली, गाइडेंस भी मिल गया, तो समय समय पे अपना पढ़ते रहे। तो अब उनको साल 1.5 साल की थोड़ी सीटिंग लगानी पड़ती है और वो IAS हो जाते हैं। ज़्यादा उनको माथापच्ची नहीं होती और पढ़ने की आदत है उनको, खास करके IITian ये जो बच्चे जितने भी निकले हैं, आप टॉपर को देखते हो, जितने भी IITian हैं या इंजीनियर्स हैं, इनको क्या है कि सीटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। 15-16 घंटे पढ़ने से इनका सर दर्द नहीं होता, एक आदतन होते हैं, वो पढ़ने के लिए हैबिचुअल होते हैं। तो वो हैबिट बहुत काम आती है, क्योंकि आपको एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, नहीं तो कई लोगों को तो पढ़ने की आदत डालने में ही साल भर लग जाता है, क्योंकि पढ़ने की आदत ही नहीं है। अब 15 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे भी ढंग से पढ़ना है, तो क्वालिटी भी लेके आना है उसमें। तो कुछ बच्चे जो है वो अच्छी क्वालिटी से पढ़ लेते हैं, तो उसका फायदा उनको मिलता है। दूसरा, बैकग्राउंड अच्छा होने का फायदा मिलता है। दूसरा, माहौल का भी बहुत फायदा मिलता है। माहौल का ये फायदा मिलता है कि जो लोग जानते हैं वो अपने बच्चों से बाहरी लोगों को बिल्कुल मिलवाते ही नहीं है, बाहरी लोगों से बात ही नहीं करने देते। नहीं तो कई लोग जो बोलते हैं कि नहीं बात कर लेगा तो क्या होगा, 2 मिनट की तो बात है, 5 मिनट के लिए आ जाए, मिल ले, फिर चला जाए। आखिर ये आए हैं, इतने दूर से आए हैं, रिश्तेदार हैं या कोई भी पिताजी के फ्रेंड है, माँ की दोस्त है, कोई भी आ सकते हैं। तो घर पे अगर आ गए और 5 मिनट के लिए मिल गए तो क्या दिक्कत है, लेकिन 5 मिनट में कई बार 4-4, 5-5 दिन भी खराब हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि वो दिमाग में घूमती रहती है। कई बार वो निगेटिविटी डाल के चले जाते हैं कुछ। तो जो समझदार माता पिता होते हैं वो तो बच्चों से किसी को मिलवाते नहीं, बिल्कुल नहीं मिलवाते किसी को। लेकिन कई माता पिता इतनी सब सोचते हैं, हमने भी तो पढ़ाई की है, हमने भी MA किया है और हमने भी MSc की है, मतलब ऐसा भी कौन क्या पढ़ लेता होगा। तो कई लोग शादी ब्याह में ले चले जाते हैं, बोले थोड़ी देर की तो बात है, और वहां पे भी तुम पढ़ लेना, उधर खाना चलता रहे, तुम एक कमरे में बैठ के पढ़ लेना। मतलब कई लोग इस तरह से जिद करते हैं, तो ये लोग फिर कबाड़ा कर देते हैं उसका। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं देखो बनने में। तो मैं आज आपको, चूंकि रिजल्ट आया है कल और इतना अच्छा माहौल है, तो मैं चाह रहा था कि आप लोग अपने मूल्यांकन करें और अपने आप को तोलें कि आप कहाँ हैं। कुछ चीजें आपके हाथ में हैं, कुछ आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि कुछ आप लोग समझा ही नहीं पाओगे, इस पूरा जन्म भी लगा लोगे तो नहीं समझा पाओगे किसी को। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में खुद के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो करना, अपना मैनेजमेंट करो खुद का, थॉट मैनेजमेंट, थॉट प्रोसेस का, क्योंकि बहुत ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। माँ बाप तो आप बदल नहीं सकते, है ना, पत्नी बदल लेते हैं लोग, लेकिन माँ बाप नहीं बदल सकते। तो वो दिक्कत है, उनको तो तलाक भी नहीं होता उनका, और वही आपको पाल रहे हैं, तो फिर तो आप और भी कहीं नहीं जा सकते। एक बार आप सेल्फ डिपेंड हो तो बोल सकते हो कि मैं अब 6 महीने तक नहीं आऊंगा, अपनी मेरी सैलरी से मैं अपना काम करूंगा, ये कुछ तो वैसी स्थिति आपकी है नहीं। तो फिर ठीक है, जैसे भी है वो, जैसी भी कंडीशन है उसमें अपना मैनेजमेंट करो, लेकिन रिजल्ट तो तब आएगा जब मैं आपको तमाम बातें जो बता रहा हूँ उन सबको लागू करोगे। आसानी से नहीं आता रिजल्ट। और मैंने बताया कि जो आदमी जैसे जैसे मेंस के नजदीक आएगा वो कोचिंग में आना कम कर देगा। मेरी परमानेंट कोचिंग जो होती है रेगुलर वाली, उसमें भी कम कर देते हैं बच्चे, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि आना जाना और वो सब बहुत टाइम लग जाता है। फिर उसमें लगता है कि वो बच्चे जो वहां तक पहुंचाने के लिए हम हैं, वहां पे जाने के बाद तो उसके बाद तो फिर आपको गाइडेंस है ना, 2 साल की कोचिंग हो जाती है, 2.5 साल 3 साल की हो जाती है, उसके बाद तो गाइडेंस थोड़ा सा लगता है। फिर तो ये सर मैंने ये लिखा है, इसमें 8 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे ये बताओ आप तो बस, और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे ये बताओ। मतलब टू द पॉइंट बात करो, फालतू फालतू मत समझाओ हमको, कुछ सब पता है हमको, है ना। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का 8 नंबर मिलता है कि नहीं 10 में से, क्योंकि मुझे 8 चाहिए, 6 तो मैं ले आता हूं, 6 वाला झंझट नहीं है। कभी कभी 7 भी आ जाते हैं, फेवरेट होता है तो, लेकिन 8 कैसे आएगा। अब मैं क्या कर लूं लास्ट में, वो बताओ आप। तो वो तो फिर आपका फिर पूरा एक तरह का जो आप टॉपअप कराते हो ना, वैसा है, टॉपअप करने जैसा है। और फिर इंटरव्यू के टाइम तो मामूली फिनिशिंग होती है। जैसे मकान बन जाता है तो सबसे पहले तो वही होता है कि यहाँ मकान बनना है, तो उसका लेआउट करते हैं और फिर उसका निशान बना के जाता है वो इंजीनियर, फिर वो मजदूर उसको खोदते हैं, फिर वो आपके पिलर डलते हैं, और ऐसे होता है ना। फिर ईंटों की दीवार होती है, ये होती है। बिल्कुल जब बन गया और मान लीजिए झगड़ा हो जाए ठेकेदार से, तो आप कहोगे अब ये तो हम ही कहा भाग यहाँ से। तो ठेकेदार
तैयार की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, एकदम फाइनल हो गया तो उसको पता है कि अब तो पेंट लाके किसी दिन कोई पेंटर नहीं आया तो हम भी भिड़ेंगे संडे के दिन, तो हम ही कर देंगे इसका, है ना। ये कोई इतना बड़ा चीज नहीं होती। वैसे ही आपका भी निर्माण होता है, आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंचते हैं। और सबसे ज्यादा रिजल्ट और फोटो किसके दिखाई पड़ते हैं, उस कोचिंग के दिखाई पड़ते हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। फाइनल पेंटर जो होता है, पेंटर पे लास्ट में अपना नाम लिख जाता है नीचे की ये सब मेरा है, मतलब ये सब मैंने किया हुआ है। तो अब आप जिस भी स्थिति में हो, अपने आप को एक तो मूल्यांकन करो कि आप लेआउट वाली स्थिति में हो, या नींव खुदनी है, या पिलर बन रहे हैं, या ईंटें आके पड़ी हुई है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है या इंजीनियर की है, गाइडेंस की है या आर्किटेक्ट की है या मजदूर की प्रॉब्लम है। तो कहाँ किस चीज की प्रॉब्लम है वो अपना एक डिसाइड करो, एक चीज। दूसरा, जितनी स्थिति बनती गई है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग गाइडेंस होता है। अब हम तो यहाँ सभी को एक साथ गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपका पर्टिकुलर गाइडेंस भी अलग अलग होगा। आप में से जो अलग अलग स्थिति के होंगे सबको अलग अलग तरह का गाइडेंस लगेगा, क्योंकि जब दीवारें बन रही होती तब स्थिति अलग होती है, जब उनका प्लास्टर चल रहा होता है तब अलग होता है, पेंट हो रहा होता है फिर अलग टाइप का गाइडेंस होता है, ठीक है ना। एक ही गाइडेंस सब जगह हाँ हो सकता है, क्योंकि आपके पास सभी के पास समय तो 24 घंटे ही है, मस्तिष्क भी लगभग सबको मिला हुआ है, भोजन भी सब लोग करते हैं, तो कुछ चीजें तो बेसिक है जो सभी के साथ है। खींचतान करके कोई लंबा समय नहीं कर सकता, 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता, तो उसका मैनेजमेंट जरूर आप लोग अपने हिसाब से करवा सकते हो हमसे, और वो सब लोग फॉलो भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और रॉ मटेरियल जो जिसको कह सकते हैं, या रिसोर्स मटेरियल जिसको कह सकते हैं, वो रिसोर्स जो है, रिसोर्सेज आपके जो भी होंगे उसका भी मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो भी हमसे आप करा सकते हो। वो हम करते भी रहते हैं समय समय। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ, देखो मैं आपको कोई सब्जेक्ट की क्लास लूँ उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि बार बार आप अपना थोड़ा सा लेवल डिसाइड करो, क्योंकि अब चूंकि हम ये निःशुल्क क्लास के हिसाब से चला रहे हैं और यहाँ किसी को रोक नहीं पाते, तो कई बच्चे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, दूसरे भी आ जाते हैं, तो वो बड़े छटपटाते हैं। कई लोग हमसे भिड़ना चाहते हैं, कई लोग बहस करना चाहते हैं, कई सोचते हैं कि ये बहुत अलग सोचते हैं, हम इनसे बात करके इनको बताएंगे कि हम भी कम नहीं है तो कई लोग इसलिए मिलना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारा तो वन वे है, आप यूट्यूब देखो और अपना डिसाइड करो। हमने तो जो बोल दिया वो बोल दिया, अब तुम उसमें फेरबदल करा, एडिटिंग कराना चाहते हो, इसलिए मिलना चाहते हो, तो इसका कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है उसका, वो हमारा, आप अपना परीक्षा में अपने हिसाब से लिख देना। हम कब कह रहे हैं कि आप यही वाला लिखो, हम तो बोलते नहीं ऐसा कि यही लिखो जाके, ठीक है। आपको जो उचित लगे वो लिखो परीक्षा में, या ट्रायल एंड एरर करो, एक साल लिखो, कम नंबर पाओ, अगले साल फिर समझ में आ जाएगा। अभी इस बार के दोनों टॉपर आप देख रहे हो, एक एंथ्रोपोलॉजी से, एक सोशियोलॉजी से, देख रहे हो ना, फर्स्ट सेकंड। तो मैं आपको क्या बताता रहता हूँ, यही तो बताता रहता हूँ बार बार, वही वीकर सेक्शन और वही चीज आप सोचो, महिलाओं के बारे में वही सोचो, दलितों। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी क्या बताते हैं? ट्राइब्स, स्टडी ऑफ ट्राइब्स ही जो है आपका एक तरह से, यही मानव संग्रहालय बोला था मैंने आपको, मानव संग्रहालय हो गया। मानव संग्रहालय में जाकर के आप जो कुछ भी देखते हो वो एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, वो एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है पूरा। और सोशियोलॉजी क्या होता है? वही आपका कास्ट सिस्टम, वही सोसाइटी, और वही सोशल प्रॉब्लम्स, और फेमिनिज्म, और ये, और सोशल कंट्रोल, और ये सब चीजें, ये सोशियोलॉजी है। तो ये दोनों जो टॉपर हैं, फर्स्ट और सेकंड, इनका जीएस में इम्पैक्ट आया होगा। मैं यही तो बोलता हूँ आपको, पॉलिटी में इम्पैक्ट आता है, इकोनॉमी में आता है, तो वो उधर आता है, तो उसमें प्लस करता है, वो उसमें प्लस करता है, खास करके मेंस में। और प्री के प्रश्न इसी के सराउंडिंग घूमते हैं। तो जिसने ये पहले से डिसाइड किया कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी होगा या फिर एंथ्रोपोलॉजी होगा, तो उसका 50% ओरिएंटेशन तो हो गया, आ गया ना समझ में। तो यही तो है, यही चीज मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, क्योंकि अब वो दोनों ही हैं, इंजीनियर हैं, और दोनों ने सब्जेक्ट कौन से लिए हैं? ह्यूमैनिटीज है, इधर आए हैं वो ह्यूमैनिटीज में। तो ह्यूमैनिटीज लेने का फायदा ही ये होता है ना कि ह्यूमैनिटीज जो है आपको वो अप्रोच देती है, एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच देती है। क्योंकि आपको मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको मशीनों का तो आईएएस नहीं होना है ना, लोगों का आईएएस होना है, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है कौन? तो वही ट्राइब्स, दलित, डिप्राइव्ड क्लास, वीकर सेक्शन, और महिलाएं, विकलांग, बूढ़े, बच्चे, बीमार, मरीज, ये सब लोग तो आएंगे। और इन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्विंग की केस स्टडीज और वो सब आपको वहां मिलती हैं। वही एथिक्स में भी काम आता है, वही ऐसे भी उसी टाइप का आ जाता है,
और इंटरव्यू में भी लगभग लगभग वही डिस्कशन होता है। आ गया ना समझ में? तो आपकी अप्रोच उस हिसाब से है कि नहीं है, आप उस टाइप से सोचते हैं कि नहीं, तो ये शुरू करिए। जो इस टाइप से सोचता है वो बहुत जल्दी बन जाएगा, बाकी लोगों को टाइम लगेगा, वो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, बाकी लोग स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में है लेकिन वो स्ट्रगल करेंगे। वो वही है कि वो 100 कदम चलेंगे और 80 गिने जाएंगे, और ये 100 चलेंगे 120 गिने जाएंगे। तो जब 100 चलने पर 100, यही मॉडरेशन है, यही स्केलिंग है। मैं स्केलिंग मॉडरेशन की बात करता रहता हूँ ना आपको। तो यूपीएससी स्केलिंग भी करती है और मॉडरेशन भी करती है। ये मॉडरेशन स्केलिंग यही है कि कैसे मॉडरेट करते हैं मार्क्स को, इसी रूप में करते हैं। तो अभी तक तो यही है। अभी तो मुझे उसमें हिंदुत्व का एजेंडा और आरएसएस का प्रभाव और बीजेपी और कहीं कुछ दिखाई पड़ा नहीं है। या तो इनको समझ में नहीं आया या फिर उनको नहीं आया ठीक है, या तो सत्ता वालों को समझ में नहीं आया कि यहाँ हमको प्रभाव डालना है अपनी विचारधारा का, या तो ऐसा अभी इनको समझ में नहीं। और अगर आ गया है तो वो अभी अलाउ नहीं करते कि भले आप कहते रहे, हम अभी आपका प्रभाव यहाँ झेलने वाले नहीं है। तो अभी तक तो यूपीएससी अछूता है, कोई हिंदुत्व की विचारधारा नहीं है, कोई बीजेपी वाला प्रभाव नहीं है, कोई इस प्रकार का संस्कृति और ये इसको आगे बढ़ाना, और ये अभी तक कोई लक्षण ना तो प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, ना बेंच में देखने को मिलते हैं, ना इंटरव्यू में देखने को मिलते हैं। जेएनयू का प्रभाव 60% है। जेएनयू का प्रभाव, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का प्रभाव, कम्युनिज्म का प्रभाव, कम्युनिस्ट अप्रोच अभी भी 60% है। क्योंकि कम्युनिस्ट आज जैसे कमला बसीन थी, वो जिनकी डेथ हो गई, नारीवादी थी, फेमिनिस्ट थी। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोगों के आर्टिकल और ये, और द हिंदू भी वही लिखता है, इंडियन एक्सप्रेस भी वही लिखता है, और सारे न्यूज़पेपर जो बड़े बड़े हैं वो उसी मानसिकता में लिखते हैं। अभी भी यूपीएससी उसी अप्रोच को फॉलो करता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन, 4 या 5 प्रश्न सीधे सत्ता के विरोध में होते हैं, सीधे सत्ता के विरोध में होते हैं। मतलब उनमें बकायदा ये आता है जिससे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान सत्ता है उसको चुनौती दी जा रही है, प्रश्नों में चुनौती दी जाती है। जैसे वो मॉब लिंचिंग वाला प्रश्न था, या फिर भारत में कम्युनलाइजेशन कब से शुरू हुआ, यानी कि संप्रदायवाद की शुरुआत कब से हुई। ये प्रश्न तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि सीधा सीधा आरोप, क्योंकि आप तो सेक्युलर मान करके, सेक्युलर बॉडी मान रही ना अपने आप को, तो यूपीएससी और प्रश्न पूछ रही है। तो ये बड़े खतरनाक चीजें हैं। क्योंकि फिर वो अयोध्या मसला और वो सब आप लेके आओगे कि 1951 में कमंडल की राजनीति से ये सब शुरू, आंसर ही आपका यहीं से शुरू होगा। मॉब लिंचिंग में, हिंदू की मॉब लिंचिंग का तो मुद्दा ही कहीं अखबार में नहीं आता ना, कि एक हिंदू को सारे मुसलमानों ने घेर करके मॉब लिंचिंग की। सारे मुद्दे जो आते हैं वो तो ये है कि वो मुस्लिम होने के कारण उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। उसने जैसे ही नाम बताया कि मेरा नाम शब्बीर है, अब्दुल है, या ऐसा कुछ है, कि उसको लोगों ने घेरा और मार डाला। मतलब सारे मुद्दे तो इस तरह से आते हैं। तो फिर वो ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहा है, जबकि सत्ता तो बीजेपी की है? या तो उसको पता नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है, कहीं कहीं झंझट है। ठीक है पता नहीं, मैं तो अभी बहुत आश्चर्य करता हूँ कि जब इतना तुम डोमिनेट करते हो, संविधान तक बदलने की बात करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, तुम्हारी नाक के नीचे यूपीएससी तुम्हारे खिलाफ प्रश्न पूछता है और बच्चों को उकसाता है ना, बच्चों को उकसाता है कि हमारे खिलाफ लिखो, मतलब सत्ता के खिलाफ लिखो। कितना, अब हमारी मजबूरी है कि हमको उस टाइप से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वही चीज तो आएगी। द हिंदू से आता है, नहीं तो एक आध दो प्रश्न पांचजन्य से पूछने लग जाए, आरएसएस का जो, या फिर जो शिवसेना का है कौन सा सामना, वहां से उठा ले 4-5 प्रश्न। एक प्रश्न हो कि भारत में हिंदू इतने बहुसंख्यक हैं फिर भी इतने सहनशील हैं, और उनका मंदिर इतने सालों बाद बना, क्या कारण है कि हिंदू इतने सहनशील हैं और जो जातियां बहुत कम संख्या में और बाद में आई और इतनी आतताई थी, उसके बावजूद वो इतनी क्रूर हैं, कारण गिनाई है। इस टाइप के कोई प्रश्न आ जाए तो लोग उस दिशा में पढ़ने लगेंगे, वैसा सोचने लगेंगे, वैसे अखबार पढ़ने लगेंगे, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उठा लेंगे। वैसे प्रश्न ही नहीं आते, प्रश्न ही नहीं आते तो लोग पढ़ते ही नहीं, नए उस दिशा में सोचते हैं। तो यूपीएससी का पैटर्न जो है बिल्कुल डिफरेंट, और आम जो जनता में जो मान्यताएं हैं और बातचीत है और हमारे माता पिता जिस तरह से सोचते हैं वो बिल्कुल अलग दुनिया है। तो एक तो आपको वहां से आइसोलेट होना पड़ता है, तो आदमी वैसे ही डायलेमा में जीता है, द्वंद में बहुत दुबला हो जाता है क्योंकि एक तो उसको सिखाया ये गया है, स्कूल कॉलेज में वो एबीवीपी में रहा है, इधर ये रहा है, उधर वो कट्टर विचारधारा, और यहाँ आकर के उसी को गाली देना है, उसी सिस्टम को। तो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल।
तो फिर वो निरपेक्ष क्यों नहीं रह पाता? निरपेक्ष नहीं, 90% तो करंट अफेयर से जुड़ी हुई परीक्षा है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई परीक्षा। और कुछ फैक्ट्स आप आंखों से देखते हो, जैसे अभी देख रहे हो मोदी जी जो है कमला हैरिस से मिल रहे हैं, है ना। अब वो चूंकि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो तो इंडियन, उसकी मदर है, ठीक है, मदर इंडियन ओरिजिन की है, लेकिन वो उस तरह से नहीं मानते। लेकिन देखा जाए तो ट्रंप का प्रचार वहां पे भी किया और यहाँ पे भी किया, तो उसी के अगेंस्ट तो किया था, डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट किया था, और ये दोनों ही डेमोक्रेट्स हैं, बाइडेन और ये दोनों। खैर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह से नहीं सोचा जाता, लेकिन ऐसे प्रचार करने पे कोई नहीं जाता। जैसे हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं, वो तो वहां के राष्ट्रपति हैं, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री, तो वो उन्हीं से मिलेंगे, और किससे मिलने जाएंगे? अब तो ट्रंप से मिलने नहीं जा सकते ना, क्योंकि अब वो नहीं है। तो भाई हम यही तो कह रहे हैं कि पहले भी तो वो चुनाव अमेरिका का था, हम वहां क्या कर रहे थे? नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी क्यों करवा रहे थे? बात समझ में आ रही ना? यही बात तो हम भी कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हो आज, हम यही बात कह रहे हैं। तो ये जो सारे झंझट हैं, ये सब परीक्षा के वो आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमको किसी दूसरे की निर्वाचन प्रक्रिया में कहां तक हस्तक्षेप करना चाहिए, जबकि हम एक लोकतांत्रिक देश है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। बात समझ में आई ना? तो उनके लोकतंत्र को चुनने का अधिकार उनका है। तो फिर भारत में इस तरह से अगर कोई, जैसे हम लोग किस आधार पे कर रहे हैं कि वहां इंडियंस बहुत ज्यादा है और उन इंडियंस को हम प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे अगर पाकिस्तान मुसलमानों को प्रभावित करना चाहे भारत में, तो आपको कैसा लगेगा चुनाव के दिनों में? या वो तो वैसे भी होते हैं, आप कहोगे वो तो होते ही हैं, वैसे भी होते ही हैं, वो करेगा क्या, मतलब वो तो होते ही हैं, तो बुरा लगता है ना। तो यही चीज है ना, पर वो डेमोक्रेसी है, ओपन हार्ट सोसाइटी है, अलग टाइप की चीज है। पर यूपीएससी जो है अभी बदला नहीं है, जिस दिन बदल जाएगा हम भी आपको वैसा पढ़ाने लग जाए। हमारे तो फेवरेट है वो, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं, हिंदुत्व पढ़ाने में हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो हिंदुत्व में से ही हैं। हम तो गायत्री मंत्र से शुरू कर रहे हैं, वेद मंत्रों से एंड कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या हिंदुत्व होगा? ऐसी क्लास इंडिया में नहीं है कि इतनी हिंदुत्व के नजदीक। तो फिर हमको तो बहुत आसान लगेगा, हम तो बचपन से गायत्री जप करते हैं और हिंदुत्व में रहते हैं और बढ़िया अच्छे से, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम तो इतने अच्छे से पढ़ाएंगे फिर तो कोई क्लास ही नहीं टिकेगी हमारे सामने, है ना। वो तो हम बहुत ही अच्छा पढ़ा देंगे, तो बाकी लोग तो सब डुप्लीकेट है, वो नीचे जाके मुर्गी खा जाते हैं, ऊपर जाकर के ऋग्वेद पढ़ाते हैं तो ऊपर जाके उपनिषद पढ़ते हैं, नीचे जाकर के तुरंत वो चिकन खाते हैं। ऐसे टीचर हैं, तो उनसे तो ज्यादा बेटर पढ़ाएंगे, क्योंकि हम तो अंदर बाहर से हिंदुत्व वाले हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। समस्या ये है कि पेपर वैसा नहीं है, ध्यान रखिए एक चीज। तो अपने आप को 2-3 जगहों पे आपको मेंटेन करना है। आइडियोलॉजी के तौर पे मेंटेन करना है, एक शरीर के तौर पे स्वस्थ रहना है तो फिजिकली भी मेंटेन करना है, 2 और बिहेवियर के मामले में भी मेंटेन करना है, क्योंकि घर वाले अगर आपके फेवर के नहीं है तो हो सकता है कि आपको ऐसे काम बताएं जिससे आपको डिस्टर्ब हो, तो भी मेंटेन करना है। तो बिहेवियर को भी मेंटेन करना है, तो अपने आप को शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होने देना, ठीक है, एकदम जल्दी गुस्सा वाला नहीं करना है, तो वो भी मेंटेन करना है। बहुत मुश्किल होता है, जैसे जैसे आप सफलता के पायदानों को क्रॉस करते जाओगे वैसे वैसे आपका गुस्सा बहुत बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ से जा रहा है। शुरू में इतना गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं खोने को, लेकिन जब आपको लगता है कि आपने पकड़ लिया, हासिल कर लिया, लेकिन अब इस समय मुझे कोई परेशान न करे तो ये मेरे हाथ में रहेगा, लेकिन इस क्रिटिकल टाइम पे यदि किसी ने डिस्टर्ब किया तो ये छूट जाएगा, फिसल जाएगा। और तब अगर किसी ने थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ की तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वहां पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेंटेनेंस वहां तक करना है, मैनेजमेंट वहां तक करना है। तो गुस्सा आया तो नुकसान आप ही का होगा, एक भी व्यक्ति को दुख नहीं होगा कि मेरी वजह से इसका आईएएस निकल गया, किसी को नहीं होगा, आप ही को होगा, अकेले को आपको होगा, आप पूरी जीवन आपको सालता रहेगा वो। तो फिर वहां मेंटेन भी आप ही को करना है, क्योंकि गुस्सा हुए नहीं कि गए काम से आप, तो एक तो गुस्से पे काबू करना है, क्योंकि ये जो फील्ड है, इस फील्ड में एंगर जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एंगर मैनेजमेंट करना है आपको, एक तो गुस्से का प्रबंधन करना है, समय का प्रबंधन करना है, शरीर का प्रबंधन करना है, व्यायाम करते रहना है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है,
तो राइटिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, राइटिंग मैनेजमेंट करना, रीडिंग मैनेजमेंट करना है। रीडिंग अगर धीमी है तो बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उसमें हो सकता है धीमी रीडिंग से आप सक्सेस होते आए हों, अब नहीं हो पाएंगे, बढ़ जाएगी। मैं भी किसी किताब के यदि 1 घंटे में 10 पेज पढ़ पाता था तो मैं 25 पेज तक लेके गया हूँ उसको, तो 15 पेज बढ़ाया मैंने रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाकर। तो रीडिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। कुछ बच्चों की बचपन से ही ज्यादा होती है, तो कुछ बच्चों की बचपन से ज्यादा मैं इसलिए जानता हूं कि मैं अगर कोई 700-800 पेज की किताब के बारे में अगर मुझे कोई पेरेंट्स कहते हैं कि ये मुझे दे दो बच्चे के लिए, मैं 10 दिन में लौटा दूंगा, या तो मैं कहता हूं नहीं 10 दिन में नहीं हो पाएगा, इसमें कम से कम 1 महीना लग जाएगा। बोले नहीं वो 7 दिन में कर देगा। तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी क्लास का बच्चा 7 दिन में कैसे कर दे, और वो कर भी देता और आपको बता भी देता है कि इसमें है क्या। तो इसका मतलब है कि बच्चे बहुत तेज है, बच्चे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई लोग अगर अटेम्प्ट रोकने के मोड में हैं कि इस साल थोड़ी धीमी तैयारी रखते हैं, अगले साल दे रहे हैं, तो अगले साल 1 लाख बच्चे और आने वाले हैं, उसमें से 1000 शार्प बच्चे होंगे, बिल्कुल ही शार्प, और उनमें से 100 बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले जाएंगे, आप उनको रोक ही नहीं पाएंगे। 900 बच्चे हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन होगा। अगर आप उस लायक हैं, उस एग्जाम के लायक हैं, और आप छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो फिर आप अगले साल 1000 नए कॉम्पिटिटर के साथ भिड़ेंगे, उसमें से हो सकता है 900 को पछाड़ दो, लेकिन 100 लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए बैठे हुए हैं। हर साल 100 बच्चे ऐसे आते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं और टॉप रैंक लेके जाते हैं, हर साल। तो आईएएस का सपना तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं अगले साल मैं कर दूं, अगले साल गए नहीं कि आप 100 लोग आपको पीछे करने वाले हैं। अगले साल जाने मात्र से अगर कोई 2021 प्लान नहीं कर रहा और 22 कर रहा है, तो 100 के पीछे तो वो जाने ही वाला है, क्योंकि अगर आप में दम होता तो इसी साल निकाल लेते या पिछले साल निकाल लेते। आप तैयारी के बल पे निकलना चाहते हैं तो अगले वाले को तो तैयारी करना ही नहीं, वो तो 21 साल का होने का इंतजार करे बैठा है। तो 100 बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ 21 साल होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे 1000 बच्चे हैं, उसमें से 100 टॉप में पहुंचने वाले हैं पहले अटेम्प्ट। इसलिए साल दर साल कंपटीशन बढ़ता है। इसलिए जितने साल आप रुकेंगे, इंतजार करेंगे, उतने लोग, 3 साल आपने इंतजार कर लिया तो शुरू की 300 सीटें तो गई आपकी, क्योंकि बहुत ही शार्प बच्चे आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कमाल है, मतलब 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं, और खास करके यूएस वाला में सिस्टम मैंने आपको बताया कि वहां तो क्रेडिट्स होते हैं। कई 10वीं के बच्चे ने अगर क्रेडिट तैयार कर लिए तो सीधा कॉलेज में चला जाता है, 11वीं में ही चला जाता है, 12वीं करना ही नहीं पड़ती। क्रेडिट 12वीं वालों से ज्यादा हो गया। वहां तो अवसर देते हैं। एलन मस्क की जो दुनिया है पूरी, वो जिनको स्कॉलरशिप देता है और वो सब चीजें करता है, फेलोशिप वगैरह, वो तो सारे ऐसे लोगों को देता है। 7th वाला है तो आ जाओ मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेज में आ जाओ, मेरे कैंपस में आओ, तुम 7th में पढ़ते हो, मेरा सॉल्यूशन दे रहे हो, बात खत्म। अप्लाइड कोर्स है, सारे अप्लाइड कोर्स है। रिजल्ट दो, आप तो रिजल्ट दे सकते हो। तुम कौन सी क्लास में हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, रिजल्ट दे सकते हो ना। मैं जिस थीम पे सोच रहा हूं उस थीम को बेस दे रहे हो, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स दे रहे हो, और उसको टॉप पे ले जा रहे हो, और उसको एक्शन में लेके आ रहे हो। मतलब मेरी थीम को अगर तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो और तुम में पावर है तो इतने $, तुम्हारे, तुम्हारी जो भी उम्र हो, काम करो उस पर। पैसे की चिंता मत करो, जॉब लग गया तुम्हारा, पढ़ने की चिंता मत करो। और यूएस वो एटमॉस्फेयर देता है, इसलिए यूएस की पढ़ाई बिल्कुल अलग जाती है। यूएस की क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि कोई जैसे 9th की मैथ्स कर रहा है, उधर कोई दूसरा सब्जेक्ट वो 11th का पढ़ना चाहता है, तो 11th में जाकर के वहां बैठ जाए। 11th के उस सब्जेक्ट की परीक्षा वो देगा और उसके साथ इसकी परीक्षा देगा। अगर उसने 11th वाला क्रॉस कर लिया तो उसका 10th 9th माइनस में सीधा 11th क्रॉस हो गया। तो एक सब्जेक्ट में वो 9th है, एक सब्जेक्ट में वो 10th है, एक सब्जेक्ट में वो 11th है, और इन सबसे उसके क्रेडिट बनेंगे। 11th में उसने पर्याप्त क्रेडिट तैयार कर लिए है तो उसको 12th देने की जरूरत ही नहीं, सीधा यूनिवर्सिटी चला जाए, ये हो गया काम।
आ गया समझ में? बहुत ओपन स्टाइल है, कोई एज बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रिजल्ट चाहिए उनको। यूपीएससी का एग्जाम भी प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो एप्टीट्यूड बेस्ड होता जा रहा है, ध्यान रखिए, एप्टीट्यूड बेस्ड, इसलिए यूपीएससी बदल रहा है। ये इंटरनेशनल तरीका, आप टॉफेल से लेकर के तमाम जो इंटरनेशनल एग्जाम देखेंगे जिसमें विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए, कोर्सेज करने के लिए जो एग्जाम्स ली जाती हैं, उसमें अप्लाइड इस टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड आंसर होते हैं। एमसीक्यू होते हैं लेकिन इस टाइप के नहीं होते, थ्योरेटिकल नहीं होते, फैक्चुअल रट के आने वाले बच्चे सक्सेस नहीं होते। आप इंग्लिश ओलंपियाड या बायोलॉजी ओलंपियाड या मैथमेटिक्स ओलंपियाड देखो ना, उनके पेपर देखो, आप आईआईटी के पेपर देखो, आईआईटी एंट्रेंस जी वाले पेपर देखो, आप कैसे पेपर है। 11th-12th की फिजिक्स जो आपका टीचर पढ़ाता वो थोड़ी है, इसमें अलग ही अप्रोच है, एप्लीकेशन बेस्ड है। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। तो यूपीएससी भी एक एंगल देता है प्रीलिम्स में, तो उस एंगल को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो एंगल जब आपको समझ में आने लग जाएगा, उसका दृष्टिकोण समझ में आने लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, इससे ले जाता कहाँ है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, पॉलिटी जो पढ़ाया बिल्कुल दूसरे टीचर आप यूट्यूब पे देखोगे बिल्कुल अलग तरीके से पॉलिटी पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहा था। वो यूपीएससी का वो जिस्ट है, क्योंकि वो टिल्ट देख रहा है किसी भी टॉपिक का कि ये झुक किधर रहा है। सीएजी का क्या रोल है, तो सीएजी का रोल उस तरह से नहीं पूछेगा, वो प्लेन क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, सब में ओरिएंटेशन होता है, सब में टिल्ट होता है। किसकी तरफ होता है? एप्लीकेशन की तरफ। झुकाव कहां होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड। यानी ये आईएएस अधिकारी बनेगा तो इसका एप्टीट्यूड कैसा होगा, किन लोगों के प्रति कैसा होगा, पर्यावरण के प्रति कैसा होगा। इसलिए पर्यावरण के सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, 15 से 30 फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 35 तक भी हो जाते हैं। 14 में 35 थे, 35, तो 15 से 35 तक झूलता रहता है। इकोनॉमी तो वही कंसंट्रेशन नहीं होने देना, वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होने देना। तो सरकार जब भी कोई ऐसे लॉ बनाएगी, ऐसा कुछ इनेक्टमेंट करेगी जिससे कि वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होगा, वो लॉ पूछा जाएगा। एनपीए जितना ज्यादा होता है, आम आदमी के ऊपर बर्डन आता है, तो एनपीए के ऊपर सवाल आएगा। एनपीए कम करना मतलब बैंकिंग रिफॉर्म, तो बैंकिंग रिफॉर्म का सवाल आएगा। बात समझ में आई ना? हम लोग समझ नहीं पाते कि बैंकिंग रिफॉर्म क्यों पूछा है। हमको लगता है कि प्रतियोगिता दर्पण से आया है, हमको लगता है कि क्रॉनिकल से आया है, हमको लगता है बैंकिंग सेक्टर का प्रश्न है। अरे नहीं बाबा, ये प्रश्न है एक आम आदमी की जेब पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है, उस बोझ को हटाने के लिए सरकारें क्या कर सकती है, वो आपको पता है कि नहीं? अब आया समझ? ये है अप्रोच। इसी तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीधे सीधे पूछे जाते हैं वो डिप्राइव्ड क्लास के लिए और उनके लिए है। महिलाओं के सब्जुगेशन के अगेंस्ट जितना कुछ सरकार कुछ करती है वो प्रश्न बन जाता है विमेन एम्पावरमेंट के रूप में। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब जब कभी कोई कमीशन बना है या कोई एक्ट बना है या दुनिया में कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कोई एफर्ट किया गया है या इंडिया में या किसी स्टेट लेवल पे कोई अच्छी पॉलिसी आई है, तो कर्नाटक ने अगर मान लिया जाए अपने राज्य में महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया तो वो आपको यूपीएससी पूछ लेगा। आया समझ? आप कहोगे तो कर्नाटक स्टेट पीएससी का होना चाहिए, ये हमको यहाँ यूपीएससी में क्यों पूछ रहे? ऐसा नहीं है, उसका भी कोई सिलेबस नहीं है। जैसा मैं अभी आपको यूएस स्टाइल बता रहा, तो यूपीएससी का पेपर भी यूएस स्टाइल से ही है, इंटरनेशनल एग्जाम जैसा ही है और दिनों दिन होता जा रहा है। और एमपीपीएससी अब उसकी नकल कर रहा है, तो सब लोगों को दिक्कत आ रही है आ रही है ना थोड़ी सा एमपीपीएससी में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि वो नकल करने लगा उसकी। अब वो भी उसको देख देख के सोच रहा है कि मैं भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाऊं। तो मैं इसलिए तो कह रहा था हमारी जो क्लास है वो दोनों तरह के बच्चों के लिए काम करेगी। तो आपकी मदद बिल्कुल आखिरी तक कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बाद में वाकई में अगर आप 900 नंबर लाने लायक बन जाओगे तो फिर आपको 920 930 लाने के लिए घर पे बैठना पड़ेगा किताबों के साथ, नोट्स के साथ। हमारी नोट्स लेके बैठ जाओगे, हमने जो गाइडेंस दिया, आपको नोट्स बनवाया है आपसे, उन्हीं को रिवाइज भी तो करना पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे आप भी करते जाते हो। बिल्कुल जो सिलेक्शन अभी तभी हम लिस्ट देखते हैं तो हम देखते हैं ये बच्चा तो 2016 में हमारे पास पढ़ता था,
तो पुराना रिकॉर्ड निकाल के भी देखते हैं तो फॉर्म वॉर्म भी मिल जाता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि कहीं इंटरव्यू के लिए गया होगा या कुछ होगा तो दूसरे लोग उसका नाम दे चुके होते हैं, तो फिर हम उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन खैर कुछ बच्चों के फोन भी आते हैं, लेकिन हमको नाम दिख रहे हैं 25-30 और फोन आ रहे हैं केवल 3 कि सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया और हम ये बन गए वो बन गए। तो 3 फोन आ रहे हैं और हमको नाम दिख रहे हैं 25 के आसपास, तो वो अंतर आता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उस तरह से नहीं सोचते। आप लोग भी ऐसा भी करेंगे तो भी आप लोगों से भी कोई शिकायत नहीं है। एक तो क्या उस लेवल पे जाके आदमी बहुत वो थोड़ा रिजर्व टाइप हो जाता है, वो सोचता है मुझे एमपी कैडर मिलेगा तो मैं अगर पन्ना का कलेक्टर होऊंगा या रीवा का कलेक्टर होऊंगा तो सर फोन करेंगे कि इसका काम कर दो, क्योंकि मैं तो सभी बच्चों को बोलता हूँ किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। फिर वो बच्चे मुझे प्रॉब्लम बताते हैं, मैं सीधा कलेक्टर और एसपी को फोन कर देता हूँ तो वो सॉल्व कर देते हैं। तो बोलते हैं आप, कई लोग कटना चाहते हैं कि अब फोन आना शुरू होंगे सर के, तो जानबूझ करके वो ऐसा करते हैं। 1-2 बार बच्चों को फोन किया तो वो पहले तो सर कहते थे, बाद में हाँ मेघवाल जी बताइए और कैसा चल रहा है आपका, क्या है। तो फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है अब तो मेघवाल जी हो गए हम लोग, मतलब पहले तो सर थे, तो अब फिर हमने सब बताना बजा। पर फिर उनके बुरे दिन आते हैं, तो जैसे पिता के सामने मूवीज भी देखी होगी आपने कि वो बच्चा हैकड़ी मारने लगता है, फिर बाद में जब उसके बुरे दिन आते हैं पिता फिर उसके पास जाता है। तो एक ऐसा ही जो हमको मेघवाल जी बना दिया था, वो रोड पे जा रहा था गर्मी के दिनों में ईयरफोन लगा के, कड़क धूप में गर्मी के दिनों में, और बहुत मोटा हो गया था, वजन भी उसका 20-25 किलो बढ़ गया, और ऐसे ही गाने सुन रहा था, पता नहीं क्या या पता नहीं किससे बात कर रहा, बहुत परेशान था। हमने कहा कड़के की गर्मी में कहाँ घूम रहा है मतलब, और ये तो कलेक्टर था। तो फिर हमने गाड़ी रोकी, फिर उसको बिठाया, हमने कहा क्या बात है, यहाँ कहाँ घूम रहे हो तुम? बोले सर ऐसा है कि वो, फिर वो सर पे आ गया और फिर पूरा रोना धोना, और बोले सर अब पत्नी ने केस लगा दिया है एक तो दहेज वाला, और ऊपर वो मुख्यमंत्री जी अलग नाराज हैं, वो क्या दिमाग जब खराब होता है तो फिर वो बहुत सारा, और एक तो जेल रह के आया था, ऐसा भी था। तरह तरह के लोग फिर बाद में मिलते हैं तो फिर सब सरेंडर हो जाते हैं। फिर तो हम लोग तो बहुत ज्यादा वो नहीं, ऐसा नहीं कि हम फिर उसके जेल जाने का इंतजार ही कर रहे हैं कि ये जाएगा तो फिर बात करेंगे, ऐसा नहीं है। कई लोग अच्छे होते हैं, तो जिंदगी के कब मोड़ कब किसको कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं, वो हैकड़ी तुरंत आ जाती है, पर सिलेक्शन होते ही हैकड़ी आ जाती है। तो फिर वो तुरंत एक को बोला कि भैया तेरा फोटो वोटो भेजना यार, तू तो सिलेक्ट हो गया। वो जो है बोले सर मैं ऑपरेटर को बोलूंगा। मैं कहा अभी तो आईएएस बना, अभी तेरा ऑपरेटर कहाँ से आ गया? मतलब आज तो रिजल्ट आया है ऑपरेटर नहीं सर, वो मैं सुबह भेज दूंगा, मैं मेल करता हूँ सुबह आपको। उसको आदत होगी ना, मतलब कि अब मैं खुद कैसे बोलूं कि मेरा ऑपरेटर को बोलूंगा तो ये है वो है। कई तरह के लोग हैं, बहुत मजा आया हमको पिछले 25 सालों में, कई तरह के रंग देखने को मिले, इंडियन डेमोक्रेसी के भी, ब्यूरोक्रेसी के भी, और बहुत बहुत एंजॉय किया हमने इस सफर को। हर साल एंजॉय करते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, इनोसेंट से आते हैं, बिल्कुल मासूम से बच्चे, बिल्कुल 11th-12th की फोटो लेके आते हैं कई तो स्कूल ड्रेस वाली फोटो है हमारे पास, उनकी फॉर्म में है। अब वो टीवी पे देखते हैं तो पूरे परेश रावल जैसे दिख रहे हैं, और एज भी बहुत ज्यादा दिख रही है, और जो उनके बयान सुनते हैं फिर समझ में आता है कि क्या मतलब हश्र हो गया है आदमी का। बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं चीजों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा, हम तो स्टूडेंट ही हैं, आज भी स्टूडेंट है, खूब पढ़ते हैं, अभी पढ़ाते हैं, यंग लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनकी प्रॉब्लम दूर करते हैं, सीनियर्स की भी करते हैं, कोई आम पब्लिक में से भी कोई समस्या बताता है तो उसको भी करते हैं, और पूरे जुड़े हुए हैं। और प्रशासन से निकलने के बाद भी प्रशासन में है, ऐसी बात नहीं है कि प्रशासनिक काम नहीं करते, अभी भी नौकरी जैसे ही काम करते हैं, हमको ऐसे ही लगता है। पढ़ते भी खूब हैं, पढ़ाते भी खूब हैं, तो ये वाली लाइफ हमको रास आ रही है, हमको तो अच्छा लगता है। लेकिन हमने ये सब चीजें देखी, इसलिए हमने खुद ने फोन मिलाना बंद कर दिया, अपनी तरफ से किसी को फोन नहीं मिलाते। उधर से ही कोई आता है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई मिलने आता है, ऐसे ही तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है। सफल व्यक्ति का मिलने आना कभी भी बुरा नहीं लगता। अगर कोई सफल होता है और उसके बाद वो मिठाई का डब्बा लेके और वो आता है, और कुछ लोग पैर भी छूते हैं, जनरली मैंने देखा है कि जो मिठाई का डब्बा लेके आता है और सफल हो जाता है तो वो विनम्र होता है, तभी तो आता है, नहीं तो आता ही क्यों, उसको याद ही क्यों आई। तो हैं काफी लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं,
और वो विनम्रता को बरकरार रखते हैं और बहुत लंबे समय बाद भी फोन करते हैं। 15-15 साल जिन लोगों को हो गया बने हुए, वो भी आज फोन करते हैं और कोई समस्या होती है तो वो भी बताते हैं। और हम भी उनकी समस्या भी सॉल्व करने की स्थिति में है अभी भी, कि अगर कोई 15-20 साल में भी बाद भी अगर हमको अपनी कोई परेशानी बताए तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। ये हमको ईश्वर ने विशेष कृपा है हमारे ऊपर, कि यही गायत्री माता की कृपा है कि हम उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हमको लोगों को यही कहते हैं कि हमसे जुड़े हो तो रिटायरमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ठीक है, आपको रिटायरमेंट तक अगर हम जिंदा रहे तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो ये जो नजरिया है, मैं चाहता हूं कि आप यूपीएससी वाला जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था उसको डेवलप करें हर टॉपिक के साथ में। हर टॉपिक के साथ देखेंगे इसके साथ वेलफेयर कितना जुड़ा हुआ है। इसलिए आपके अधिकांश प्रश्न जो है पॉलिटी से हो, इन्वायरमेंट से हो, हेल्थ से हो, इकोनॉमी से हो, वो किससे जुड़े हुए हैं? गरीबी को कम करने से जुड़े हुए हैं, बीमार आदमी की सुरक्षा या उसकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, कमजोर को अधिकार दिलाने से जुड़े हुए हैं, महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाना या उनको एम्पावर करना, उनके सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई। ऐसे में जो जो सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले करता है, जब जब जो है हमारा पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है या संविधान में जब जब कोई ऐसा प्रावधान जोड़ा जाता है, वो सब का सब आपका प्रश्न है, खास करके प्रीलिम्स का और मेंस में इन सबको आपको सिलसिलेवार लिखना पड़ता है, एक क्रोनोलॉजी के साथ लिखना पड़ता है और उसको वहां रिलेवेंस और कॉन्टेक्स्ट आपको दिखाते हुए बनाना, वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। संदर्भ और प्रसंग, हिंदी में बोलते हैं हम लोग, संदर्भ और प्रसंग के तौर पे आपको जोड़ना आना चाहिए। तो आपका नोट्स ऐसे ही होना चाहिए। 90% प्रश्नों को, मेंस के प्रश्नों को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले से आप एज्यूम कर पाओगे कि यही प्रश्न होंगे, आराम से कर लोगे पक्का, क्योंकि वो खबरों में रहेंगे, वो खबरों में होंगे तो हो जाएगा। सीए, एनआरसी बहुत खबरों में रहा, प्रश्न होगा डेफिनेटली। 370 बहुत ज्यादा खबरों में रहा, प्रश्न होगा। आ गया ना हमें। अब वो हाथरस वाली जो एक घटना हुई थी आपने देखा, उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व था, उसमें आईएएस का रोल भी था, पुलिस का रोल भी था, न्यायपालिका का रोल भी देखने को मिला आपको। उसमें जो राज्य सरकार है और उनके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका रोल भी देखने को मिला। तो वो डेफिनेट मीडिया का रोल भी देखने को मिला। तो वो डेफिनेटली इस टाइप का एक आध प्रश्न जो है वो मेंस में उस टाइप से आता है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि बहुत बड़ा महासागर है, बहुत बड़ा सिलेबस है और उसका डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं दिया गया है। सिलेबस को ऐसे लिख दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस टाइप से, या इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, तो उसको खोल के नहीं बताया गया। तो वहां क्वेश्चंस बनाना जो है, सटीक प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसका प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वहां पर सिलेक्शन 60 पे हो जाएगा आपका। मैं बता रहा हूं, अगर आप 60, 63, 64 तक ठीक करते हैं, बाकी गलत भी कर देते हैं, पूरे 100 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आपको गलती करने की गुंजाइश ज्यादा दी जाती है कि हाँ ठीक है, 100 प्रश्न अटेम्प्ट करो और 35 गलत कर डालो, चलो 35 गलत भी कर लो। लेकिन इतनी गुंजाइश आपको वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि मेंस में अगर आप इतने प्रश्न छोड़ दोगे, 35% प्रश्न छोड़ दोगे, वहां आपने क्वेश्चन छोड़े कि आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा अटेम्प्ट करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 8 के बजाय आप 7 नंबर लेके आए और सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें, तो आप फिर कंपटीशन में हैं। अगर आप 8 लेके आए और एक आध प्रश्न भी छोड़ दिया तो भी चल जाएगा एक एक पेपर में, और 9 नंबर लेके आए, किसी में 8 किसी में 9, और ऐसे में 2 प्रश्न छोड़ दिए तो भी चल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये ऐसे बैलेंस कर सकते हो। तो जो आदमी लिखने की स्पीड बहुत ज्यादा कर लेता है तो उसका क्वेश्चन छूटता नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी होता ही नहीं यूपीएससी में कि किसी प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको 0 आता हो, आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आया। ऐसा मेंस में कभी नहीं होता, वो आदमी मेंस में पहुंचता ही नहीं है। ऐसा आदमी मेंस में पहुंचता ही नहीं। मेंस में पहुंचे उसका मतलब प्रश्न तो सारे समझ में आ रहे हैं, मसला सीधा सीधा जो है केवल स्पीड का रह जाता है कि आप पूरा नहीं कर पाते पेपर। इसका मतलब स्पीड पे काम नहीं हुआ है, और यह स्पीड बढ़ाई तो राइटिंग बहुत ही ज्यादा घटिया हो गई, पढ़ने में ही नहीं आ रही है, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आप सोच लो आपको कहाँ कहाँ काम करना है। मैंने आपको पूरा आज एक दिखाने की कोशिश की है ना। अब चूंकि आप अलग अलग तरह के लोग हो और हमने किसी का टेस्ट भी नहीं लिया है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यूट्यूब पे भी ये लेक्चर जाएगा तो वहां पे भी पता नहीं कौन कौन क्या सुन रहे हैं। तो एक तो अपना मूल्यांकन करो खुद का,
कि आप हो कहाँ पर, बैठते कहाँ पे हो, आप किस जगह पे आते हो, प्रीलिम्स की स्टेज में कौन सी, प्रीलिम्स की भी कई सारी स्टेज है, किसी को 2 साल में प्रीलिम्स निकलेगा, किसी का 3 में, किसी का 4 में, है ना। तो अभी आप टेस्ट दो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े उसमें टेस्ट आते हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन ठीक कर पाते हो 100 में से, इसका मतलब आप इसी साल बन जाओगे। अगर आप 50 तक कर रहे हो तो अगले साल चांस है पूरे, पर साल भर लगे रहना पड़ेगा, एक महीने में एक क्वेश्चन बढ़ेगा तब जाके 62 पे पहुंचोगे। अभी इस साल 50 है तो, और अगर 40 है तो फिर 1 साल और जोड़ लो, 2 साल लगेंगे, और 25 या 30 है तो 3 साल लगेंगे। ठीक है, 2 साल में हो सकता है, मैं उसको चमत्कार नहीं मानूंगा। कोई अगर बिल्कुल 25-30 पे है और अगर जी जान लगा दे तो 2 साल में भी कर सकता है, पर पहले उसने चमत्कार किए हों, यानी उसका कोर्स अच्छे हो, ग्रेजुएशन में अच्छा रहा हो, नहीं तो उसको बहुत सारा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, व्यवहार में बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। कई लोगों के कपड़े पहनने के तरीके, बैठने के तरीके, हाव भाव से पता चल जाता है कि कितने साल में बनेगा, ठीक है, उससे भी पता चल जाता है। वो आप कैसे करते हो, तो अभी इतना समय नहीं मिल पाता, यहाँ तो बदल जाते हैं बच्चे, अभी तो कम है, नहीं तो हमको पता चल जाता है। निराशा भी होती है, खास करके माता पिता जिनके हमको फोन करते हैं उनसे बहुत ज्यादा हमको निराशा होती है, क्योंकि माता पिता बहुत अपेक्षा करते हैं कि बच्चा इस साल बन जाएगा क्या, इस भाव से वो पूछते हैं, और बच्चे को हम दिखते हैं तो वो देखते हैं तो वो पक्का कार्टून लगता है, ऐसा लगता है कि इसके अभी 4-5 साल तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है, मतलब कुछ की तो ऐसी लगती है जीवन में कभी बन ही नहीं पाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कई बच्चों ने अपने आप को पूरा ही बदल लिया, पूरा बदल दिया उन्होंने, हम खुद पहचान नहीं पाते कि इतना भी कोई बदल सकता है अपने आप को, ऐसा भी है। कई बच्चे पूरा ही बदल देते हैं, पूरा सारे शौक ही बदल जाते हैं उनके, सारा सब कुछ बदल जाता है, 100% घूम जाते हैं पूरा। तो ये भी हो सकता है कि कोई अपने आप को पूरा एक तरह का ट्रांसफॉर्म ही कर दे, पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो वो भी हो सकता है। बत्ती जल जाती है, कई लोग ब्रेकअप के बाद हो जाते हैं ऐसे वो पहले नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमको कार्टून इसलिए लग रहा था कि वो दूसरी दुनिया में था, फिर बाद में धरातल पे आता है तो ऐसा लगता है पहली बार पैदा ही हुआ है, उसको दुनिया फिर सब समझ में आता है, दुनियादारी कि ये क्या है। कई लोग माता पिता का साया उड़ जाता है कम उम्र में, तो फिर उससे भी हो जाता है, क्योंकि पहले पिता सब देख रहे थे, बड़ा भाई देख रहा था, अब बड़े भाई ने सहयोग करना बंद कर दिया, पिताजी चले गए, तो उसको लगा मतलब सगा भाई भी नहीं देखेगा, मतलब बड़े भैया और भाभी ये भी नहीं करेंगे। हमने देखा वो एक लड़का जो IPS बना था, उसकी भाभी जो है उसको बोलती थी अब कितनी फोकट की रोटियां तोड़ेगा तू, ऐसा बोलती, जब भी वो खाने पे बैठता था ऐसा बोलती थी उसको, तो हमारे पास आके रोता था। हमने कहा रोने से कुछ नहीं होगा, उसको कुछ करके बताओ, परिवार को लोहा मनवाओ अपना। तो उसको आ गया दिमाग में कि नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, अब तो मैं करके बताऊंगा। तो करके बताऊंगा तो उसकी भाभी और उनका सब बदल गया जबरदस्त। अच्छा, भाभी का बदला तो मुझे भाभी बोली कि अब दहेज बहुत अच्छा आएगा मतलब मैंने उसके प्रति उतना नहीं बदला, उसका एंगल जो है वो। तो हमने कहा क्या हुआ, बोले वो IPS बना है तो उसमें 5 बजे उठ के शेविंग बनाते हैं और फिर दौड़ने चले जाते हैं। यहाँ आए थे छुट्टी में, तो पहले तो 8 बजे उठते थे। मैंने कहा यही तो, मैंने कहा ऐसे इज्जत नहीं होती ना तुम्हारी, अब इज्जत हो रही है क्योंकि जब तुम 5 बजे उठते हो, शेविंग बनाते हो, दौड़ने चले जाते हो। हाँ, और पहले जो है सिर्फ खाते थे और सोते थे, 8 बजे तुम उठते थे, पढ़ते लिखते थे नहीं, तो इज्जत कहाँ से होगी। तो जिंदगी बदलती है लोगों की, ठीक है, अच्छे लोगों की बदल जाती है, वो एक से थर्ड क्लास आदमी की बदल जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लेक्चर से बदल जाएं, कोई तुमको झटका दे, प्रकृति दे और कुछ हो, उससे अच्छा तो हम कह रहे हैं बदल जाओ भाई, बन जाओ। तो कभी हमारी बात लग जाए और उससे अगर आप पढ़ने लिखने लग जाओ तो 2 साल में हो जाएगा जो काम 3 साल में हो रहा है। जिनका हम 2 साल बता रहे हैं उनका 1 साल में हो जाएगा। सब अपना 1-1 साल रिड्यूस कर सकते हैं, पर वो आग लगानी पड़ेगी उसके लिए। बिल्कुल बेचैनी, एक बेचैनी होती है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं पढ़ूं। इसलिए कई बच्चे जो इंतजार करते हैं, आप लोग भी इंतजार मत किया करो, आप लोग भी पढ़ा करो। जैसे मैं नहीं आता तब तक जो है आपके पास कुछ होना चाहिए पढ़ने का, बैठ के पढ़ रहे हैं। जैसे एक बेचैनी होती है, कब मुझे कोई अकेला छोड़े तो मैं खूब पढ़ डालूं, कब मुझे कोई मेरी किताबों के साथ मुझे अकेला छोड़ दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
मुझे तुम कुछ मत दो, कोई बात मत करो, कुछ मत करो, मुझे मेरी किताबों के साथ अकेला छोड़ दो बस। ये जो बेचैनी होती है, ये जिसके पास ज्यादा है वो उतना जल्दी बनता है। बस ये है कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, लेबर आपका सही दिशा में हो रहा है कि नहीं, वो स्मार्ट वर्क है कि नहीं, कहीं वो हार्ड वर्क तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको टीचर की जरूरत, वो हम हैं। अब हमको लाके बताओ यहाँ पे, इसमें देखिए क्वालिटी कितनी है, इसमें और क्या क्वालिटी की जरूरत है, वो आप हमसे सुपरवाइज करवा लीजिए, बस हो गया काम। मुझे नहीं लगता फिर ज्यादा कोई दिक्कत है, फिर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये करिए आप लोग, और अपनी सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस जानिए, और अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप हो कहां पर, अभी कहां पर हो। एक चीज वो प्रीलिम्स के टेस्ट से आप पता कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स के टेस्ट अपने आप में मेंस भी है। आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना किसी आंसर का, तो एक्सप्लेनेशन 100 और 150 और 250 वर्ड में है, तो वही तो प्रश्न होगा आपका और वही आंसर होगा मेंस का, और उसी को इंटरव्यू में आपको बोल के बताना है, मेंस में उसको लिख के बताना है। यहाँ आपको 4 में से 1 को टिक करना है, ABCD में से। अंतर समझ में आ गया? वो एक्सप्लेनेशन मेंस है, एक्सप्लेनेशन ही मेंस है, वो अलग से मेंस नहीं होता कुछ। वो है जो प्रीलिम्स का प्रश्न है, उसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई ऑप्शन क्यों है, सी वाला क्यों है, वो कारण दिया हुआ है, और उसका डिटेल, उसका आगे पीछा सारा बताया हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए, वो मेंस का आंसर है। इंटरव्यू में यही तो पूछा जाएगा आपसे, उसको आप बोल दीजिए। लिखना है तो मेंस है, बोलना है तो इंटरव्यू है, हो गया काम आपका। इतना सा तो है। तो आपको जो व्हाट्सएप पे जो आपको दिया जा रहा है टेस्ट, हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे आप तो आपको जो टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट आपका तीनों की तैयारी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अब चाहिए आपकी खुद की सिटिंग, फिर आपकी स्पीड ठीक है कि नहीं, क्वालिटी ठीक नहीं है, वो हमसे चेक करवा लो। बस वो जरूरत कहाँ है, और क्या, और कहाँ परेशान होने की जरूरत है, क्या दिक्कत है। और फिर अब ये है कि कुछ लोगों को ऐसे ही अच्छा लगता है कि IAS का खूब नाम होता है, बहुत ग्लैमर होता है, तो हम भी बन जाएं ऐसे। अभी आते पत्ते कुछ नहीं है, मतलब है क्या झंझट, कुछ नहीं पता। फिर ऐसे लोगों के लिए जो है थोड़ी सी दिक्कत है, वो YouTube के बहुत सारे लेक्चर सुनना पड़ेंगे आप, वो अभी हम यहाँ क्लियर नहीं कर पाएंगे। कई लोग भाव में आ गए हैं कि घर वालों ने कह दिया है, या हमारे ही अंदर हमने सुना है कि ये काफी चल रहा है आजकल, तो मतलब हम जो है हम भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को फिर दिक्कत आएगी। ऐसे लोग जो है अभी थोड़ा समझें कि वाकई में क्यों चल रहा है और क्यों इसका रिलेवेंस है ना। तो अभी जो लड़की 2nd रैंक पे आई है, वो बता तो रही है न्यूज़पेपर में कि मैं अपने यहाँ पर काम करते थे तो महिलाओं की स्थिति देखती थी, या वो कुछ देखती थी, तो उनको लगा कि मैं तो यहाँ टेक्निकल वाली पोस्ट पे हूँ, और टेक्निकल पोस्ट पे तो बहुत ज़्यादा पावर होता नहीं है, और आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करोगे अगर कोई बता भी दे कि मेरे साथ ये दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो। जबकि IAS तो मल्टी डायमेंशन वो होता है कि उसको कई लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और वो उसके पास एक तरह का पावर भी होता है, कुछ नहीं तो वो सरकार के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं, बहुत कुछ। हालांकि इतना ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी बता दूंगा कि वो करने वाले कर पाते हैं, वो तो हम वैसे बिना IAS के भी कर देते हैं, ठीक है। करने वाले तो बिना IAS के भी कर सकते हैं, रहने में तो IAS भी कुछ नहीं कर पाता कई बार, लेकिन फिर भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक पोस्ट मिलती है, जहां आपकी बात को सावधानी से, समझदारी से सुना जाता है। एकदम इग्नोर नहीं कर सकता कोई किसी IAS की बात को, कहीं पे भी अगर वो सुझाव देते हैं। हाँ, अगर आपने कर्म ठीक नहीं किए वहां पर रह करके, तो फिर इग्नोर भी करते हैं बहुत भयंकर तरीके से, वो भी है। तो उसकी आपकी इमेज कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। खास करके महिलाएं और संवेदनशील मुद्दे हैं तो वो नहीं करते, इग्नोर होता नहीं है इग्नोर, और वो प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो बहुत अच्छा किया कि वो टेक्निकल पोस्ट को छोड़ करके इस फील्ड में आए, जो लिविंग फील्ड है, बिल्कुल जीवंत है, और जिसमें आप वाकई में किसी को सुकून दे सकते हैं, किसी के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, है ना, वाकई में ला सकते हैं। तो असली में जब आप किसी के चेहरे पे खुशी ला सकते हैं, या फिर केवल सिद्धांत बता दें या उसको थ्योरी में कुछ ऐसे ही बता दें, प्रवचन दे दें, ये अलग चीज होती है। और वाकई में किसी की मदद कर देना, जैसे कोई एक बच्चा है जिसके माता पिता दोनों कोरोना में चले गए और वो 11वीं में फीस नहीं भर पा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस साल की फीस भर देंगे,
लेकिन फिर उसका 12th में क्या होगा और फिर उसका कॉलेज में क्या होगा। तो आप कोई ऐसी स्कीम बता दें, सुझा दें केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कहीं कुछ ऐसा हो कि वहां उसके लिए एक लाइन बन जाए और उसकी नौकरी लगने तक जो है उसका एक तरह से परवरिश हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये चीज जो है ये पूरी तरह से उसका रिहेबिलिटेशन करने जैसा है। और केवल आपने 500 रुपए उसको उठा के पकड़ा दिए तो आपको थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लग सकता है, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। बात समझ में आई ना। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे काम हैं जिसमें कि जबकि कोई एक इंजीनियर होगा, मान लीजिए आप BHEL में हैं या और कई इंजीनियर हैं और वहां ऐसा कोई आदमी आया तो उसको आप क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। हालांकि इस प्रकार की जो होती है उनके लिए भी आप जानते हो कि क्या बोलते हैं उसको, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्राइवेट फर्म का, हाँ कौन सी अकाउंटेबिलिटी, भूल गया मैं नाम, क्या बोलते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। हाँ, तो CSR वाले में वहां पे भी कर सकते हैं करने वाले, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। वो भी कंपनी के CEO और आप बड़ी पोस्ट पे हो या फिर कोई इस तरह का, और वो लोग भी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से, प्लांटेशन से रिलेटेड या ब्लड डोनेशन या इस टाइप की चीजें ज्यादा करवाते हैं। ठीक है ना, हॉस्पिटल्स वगैरह को देना वो ज्यादा कराते हैं। आप जिसको चाहते हो उसको मदद मिल पाएगी कि नहीं, ठीक है। तो आपके यहाँ कोई काम करने वाली बाई आती है, उसके कोई प्रॉब्लम है उस टाइप की, फिर उसने कहा हमारे साथ जितने भी हमारे सोसाइटी में जो लोग भी रहते हैं उन सबके साथ यही सेम प्रॉब्लम है, तो सबकी सामूहिक रूप से सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो जो बच्चे अभी तक इस फील्ड को केवल ग्लैमर के हिसाब से सोच रहे हैं या उस तरह से, तो वो इस तरह से सोचना शुरू करें कि ये जो फील्ड है, जो ऐसा एम लेके आता है वो सीधा 2nd रैंक बन गया 1 या 2 साल में। क्यों बन गया? क्योंकि एम क्लियर था, वीकर सेक्शन की मदद करना, कमजोर की मदद करना, महिलाओं को एम्पावर करना। एम बिल्कुल क्लियर था। एम क्लियर था तो आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हो गया और इधर जो है सब एथिक्स में फायदा हो गया होगा, डेफिनेटली उसमें इंटरव्यू में फायदा गया होगा क्योंकि पूरा वो एम्पैथी दिखी होगी, और ऐसे में फायदा हो गया, और तीनों पेपर में GS के कुछ ना कुछ प्रश्न तो उसी ओरिएंटेशन वाले आते हैं। मैं आपको बता ही रहा था कि यही करना होता है, आपको यही करना होता है अल्टीमेटली, और कुछ करना ही नहीं होता है। इसलिए आपने पिछला लेक्चर भी मेरा एक मैंने YouTube पे डाला होगा तो आपने सुना होगा, उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि एक कलेक्टर को सीधा सीधा कहाँ चला जाना चाहिए, अस्पताल में, हॉस्पिटल में चला जाए। सबसे पहले हॉस्पिटल में चले गए मतलब आधी कलेक्टरी हो गई आपकी। जिस दिन आप कलेक्टर बने, आपने 2 बजे ज्वाइन किया, दूसरे दिन 9 बजे आप अपनी गाड़ी लेके चुपचाप हॉस्पिटल में कदम रख दिया आपने, या मीडिया को बता के चले गए, मीडिया वाले भी आ गए, सब आ गए, हॉस्पिटल में चले गए। सफल कलेक्टर की निशानी बता रहा हूं मैं आपको, जब बनोगे तब बनना और तब ये करना प्रयोग। 9 बजे जाकर के 5-6 चीजें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, YouTube पे पड़ा हुआ है, वो आप भी जाकर के सुन लेना। 5-6 चीजें बताई थी मैंने। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। जैसे केस स्टडी के तौर पे आपको लिखना पड़े तो आप आंसर भी लिख सकते हो मेंस में एथिक्स वाले में आंसर। केस स्टडी में कई बार आपको अपने मर्जी से पॉइंट बना के लिखना पड़ता है, कई बार उनके पॉइंट होते हैं और आपको जवाब देना पड़ते हैं पॉइंट के, और कई बार आपको मर्जी से ही पॉइंट बनाने पड़ते हैं। तो ये मर्जी से आपको पॉइंट बना के दे दिया। पहला पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया हॉस्पिटल का, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सारे पत्रकारों के सामने, सभी के सामने आप देख रहे हो कि पर्याप्त बिल्डिंग्स हैं कि नहीं है, बिल्डिंग कोई टूटी हुई तो नहीं है, शेड जो है वो गिरा हुआ तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा लटक तो नहीं रहा कि गिरेगा तो कोई मर जाएंगे, मरीज जहाँ रखे जाते हैं वहां ठीक से सुविधाएं हैं कि नहीं है। दूसरे नंबर पे साफ सफाई देख लो, क्लीनलीनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में एक तरह का क्लीनलीनेस हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका स्टोर और मैनेजमेंट देख लिया जाए, जो दवाइयां स्टोर करके रखी जाती हैं, ये है वो है, उसका मैनेजमेंट देख लिया जाए। तीसरे नंबर पे ऑपरेशनल स्थितियां देख ली जाए कि जहाँ एक्सरे मशीन है वो चालू है कि नहीं है, जो जांच होती है वो सोनोग्राफी और तमाम प्रकार की वो मशीनें चलती हैं कि नहीं, है ना, या फिर पैथोलॉजी लैब पर्याप्त काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, दवाइयाँ बाहर से तो नहीं मंगवाई जाती,
हॉस्पिटल में ही निःशुल्क वितरण है, तो निःशुल्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4-5 मरीजों से पूछ लिया जो लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और पूरा मैनेजमेंट देख लिया, और स्टोर रूम में जाके देख लिया जो फ्रीज में रखने की दवाइयां फ्रीज में रखी हुई हैं कि नहीं, डीप फ्रीजर वाली, और जो दवाइयां बाहर रखी जाती हैं वो भी कहीं ऐसा तो नहीं गंदी है। एक्सपायरी वाली 8-10 दवाइयां रैंडम चेक करके देख ली कि इसमें कोई एक्सपायर हो गई, उसके बाद तो नहीं रखी हुई तुमने कहीं। बस ये छोटी छोटी चीजें भी आपने देखी। 5वें नंबर पे आपने स्टाफ के बारे में देख लिया, स्टाफ यूनिफॉर्म में है कि नहीं है, क्लीनलीनेस है कि नहीं है, वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ जो है वो यूनिफॉर्म में है कि नहीं है, मास्क इन दिनों में लगाए हैं कि नहीं सबने, और स्टाफ ने सबने सिग्नेचर किए हैं कि नहीं अटेंडेंस रजिस्टर में, जिन लोगों ने सिग्नेचर कर रखे हैं वो वाकई में प्रेजेंट हैं कि नहीं उसी समय, कि सिग्नेचर करके भाग गए या एक दिन बिफोर में करके चले गए। आया समझ में? और रैंडम में क्रॉस चेक कर लो एक दूसरे से, ये आए थे डॉक्टर साहब, राउंड पे आए थे, मरीज से पूछो। ऐसा आपने कर दिया ना सबके सामने, मीडिया के सामने, तो आप छा गए। एक तो सबसे संवेदनशील कलेक्टर, और कमियां सारी दिख गई, और जो कमियां हैं वो सब एसडीएम को नोट करा दी। एक आपके सामने जो डिप्टी कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर होगा उसको जिम्मेदार बना दिया, एक कमेटी बना दी हॉस्पिटल की, उसको उसका अध्यक्ष बना दिया, उसको कहा इसकी रिपोर्ट मुझे 10 दिन में दो, ये सब तुम खड़े रह करके सुधरवाओगे। डॉक्टरों को हिदायत दे दी तुम ये करोगे, उसका मैनेजमेंट जो देखता है उसको ये कहा, सीएमएचओ को ये बोल दिया, उसको ये बोल दिया, हो गया कल्याण पूरा। 10 दिन में उसका कायाकल्प हो जाएगा। बाउंड्री नहीं है हॉस्पिटल की तो बाउंड्री बनवा दी, तो उसमें आवारा पशु आते हैं, कोई भी कहीं से भी बाइक लेके घुस आता है तो वो एक गेट बना दिया, साइकिल स्टैंड नहीं है या पार्किंग नहीं है तो पार्किंग बनवा दी। ये छोटी छोटी चीज आप हीरो। अब ये मैंने पूरा खाका खींच दिया आपका कलेक्टर का, एक दिन का पहला दिन कलेक्टर का कैसा होना चाहिए, खास करके सुबह सुबह का फर्स्ट हाफ आपका पूरा है। सुबह 9 बजे सब लोग स्वागत में बैठे हैं, साहब 11 बजे आएंगे ऑफिस में, और आपको 3 बजे हॉस्पिटल में। ये दूसरे दिन की वो खबर होगी ना न्यूज़पेपर में, आ गया ना समझ। और अगर आपने हिदायत दे दी किसी भी महिला का प्रसव बाहर नहीं होना चाहिए, कोई भी बाहर मरना नहीं चाहिए, पोस्टमार्टम रूम में शव, मोर्चरी बता दो, मोर्चरी में शव सड़ेगा तो नहीं, ये वो, इसका ऑर्डर दो, उसका ऑर्डर दो, ये खरीदो वो खरीदो, सब आपने अगर पहले दिन बता दिया तो आपके सस्पेंशन के चांस 90% कम हो गए। क्योंकि अधिकांश लोग सस्पेंड होते हैं जब उनके यहाँ कोई मरीज की गलत तरीके से मृत्यु होती है, पोस्टमार्टम वाले में गड़बड़ होती है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ होता है, ऐसी शिकायतें आपके लिए नंबर कम करती जाती है। और आप, अब ये मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूं, अभी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह से नहीं सोच पाते हैं तो आप तैयारी भी नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, आप गलत जगह पे आ गए। फिर आपको इस दृष्टिकोण से सोचना आना चाहिए, और ये सब करने के लिए आप वहां जा रहे हैं तो फिर पढ़ाई भी आपकी वैसी होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है जिनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता और गलती से इधर आ गए, उनको आज समझ में आ गया हुआ है कि वहां जाकर क्या होता है और फिर वहां सफल कैसे होंगे। उस कलेक्टर को कोई नहीं हरा सकता, वो सीएम के दिमाग में भी चढ़ जाएगा, वो स्थानीय विधायकों सांसदों उन सबके दिमाग में भी चढ़ जाएगा, मंत्रियों का भी सबसे चहेता आदमी होगा, पब्लिक का शानदार चहेता आदमी होगा, मीडिया का सबसे चहेता आदमी होगा। मीडिया कभी आपके खिलाफ नहीं लिखेगा जब तक आप वहां कलेक्टर रहोगे। आ गया समझ में? हो गया ना जादू, ये है सक्सेस का जादू। और मेंस के लिए 4th पेपर में एथिक्स का केस स्टडी का आंसर भी हो गया, सीधा सीधा आंसर हो गया, और मैंने आपको 5-6 चीजें बता दी। पर मोदी जी ने एक बार आईएएस के लोगों को कहा था कि देखो, कोई भी इवेंट मैनेजमेंट मीडिया में आने के लिए मत करना, असली में काम करना और फिर मीडिया में आना। मतलब सोशल मीडिया में आना बुरा नहीं है, हीरो बनना बुरा नहीं है, लेकिन केवल हीरोगिरी करने के लिए और बार बार आपका फोटो छपे और लोग आपको लाइक करें, शेयर करें, इस वजह से कोई काम मत करना। किस लिए करना? असली में काम करना। तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी, वो सिविल सर्वेंट को बता रहे हैं, उनको अनुभव है ना उधर 10 साल सीएम रहने का भी, तो लोग उन्होंने देखे ऐसे नाटकबाज कलेक्टर देखे होंगे उन्होंने, तो वो इसलिए वो समझ गए। उन्होंने बोला उनको कलेक्टरों को, वो सिविल सर्विसेज डे पे समझा रहे थे, तो मैं सुन रहा था उनका स्पीच, सुनता हूँ मैं खास करके जब वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं, क्योंकि हमको आंसर मिलते हैं, तो मैं भी तो आप ही के लिए करता हूँ ये सब, ताकि आपको बहुत अच्छे से बता पाए कोई भी चीज। तो ये चीज सीखिए आप लोग। तो इससे क्या होगा, देखा जाए तो ये लबासना का लेक्चर है, ठीक है ये वहां होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। आप सबसे पहले आप बन क्या रहे हैं, आप किस लिए बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं,
वो अगर आपका एम क्लियर हो गया तो फिर जाकर के पढ़ाई में जो मजा आने वाला है ना आपको, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको इंस्पिरेशन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, कोई इंडक्शन की जरूरत नहीं है। आप खुद पूरा अपना प्रेरणा खुद करेंगे, हमेशा करेंगे। कोई किसी भी बाहरी फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, इंडिजिनस होगा सब कुछ। तो मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक चीज जो है वो जो मुझे बतानी थी कि अपना मूल्यांकन करें सबसे पहले, अपना कि देखें कि आप हैं कहां पर, अभी किस स्थिति में। अगर आप प्रीलिम्स की स्थिति में तो कितना दूर है, 2 साल है तो उसको 1 साल करने की कोशिश कीजिए, टाइम कम कीजिए। 2 साल की दूरी पे है, 40 पे है, मतलब 2 साल की दूरी है, तो उसको 1 साल में पार्टिए, कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये बता देता हूं। देखिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कान्हा नेशनल पार्क का, बहुत छोटा एग्जांपल। सभी लोगों ने कान्हा नेशनल पार्क सुना है ना, उसका नाम सुनना, और कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है, या जो एक कौन सी जगह है, मंडला में है, डिंडोरी में, किस में है, मंडला में है ना, एक और कुछ जगह बोलते हैं, कान्हा किसली बोलते हैं शब्द, हाँ कान्हा किसली। एग्जैक्ट आपको नाम, जगह का नाम और जिले का नाम पता है, इसका मतलब है कि आप 30 की स्थिति पे, 30 प्रश्न, ठीक है, आपकी स्थिति 30 वाली है, यानी वही 2-3 साल वाली है। फिर अगर मैं कहूं कि आपको कान्हा का एरिया भी पता है कि 940 वर्ग किलोमीटर में है, और वहां पर टाइगर और तमाम एनिमल्स की लिस्ट पता है आपको, फ्लोरा पता है, फोना पता है, फ्लोरा नहीं है उसका, फोना पता है, और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, यानी कि वो कब बना, उसका गठन कब किया गया था, बहुत पुराना है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में सबसे पुराना है। तो वो अगर आपको पता है तो आप क्या लिखोगे, एक तरह से आप 40 पे पहुंच, इतना पता है तो आप 40 पे पहुंच। अब इस साल कान्हा नेशनल पार्क यदि किसी कारण से खबर में है तो फिर आप 50 पे पहुंचेंगे। तो समझ में आ रहा है। और यदि कान्हा नेशनल पार्क में फ्लोरा भी आपको पता हो, फोना भी पता हो, और तस्करी किस चीज की हो रही थी, वहां से स्मगलिंग किस चीज की हो रही थी, या वहां कौन सा कीड़ा लग गया था जिसकी वजह से फॉरेस्ट खराब हो रहा था, उस कीड़े का नाम, उसका बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, उस कीड़े का, और उसको फिर सरकार ने उस कीड़े को खत्म करने के लिए, या मैं काल्पनिक प्रश्न बना रहा हूं तो इसको आप उससे असलियत में मत जोड़िएगा, मैं आपका लेवल समझाने के लिए, सरकार ने कौन सा स्कीम चलाया या कौन सा मिशन चलाया, उसको क्या नाम दिया, वो भी आपको पता है, तो फिर आप 60 के लायक हैं। अब आ गया समझ में। तो यूपीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों निकालने की स्थिति आएगी जब लास्ट स्टेज में होंगे आप। तो अभी आप किस स्टेज में हैं, किसी भी नॉलेज में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, या कहीं बैंकिंग रिफॉर्म का, या फिर आईबीसी हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, या फिर नया जो बेड बैंक वाला जो अभी चल रहा है 2-3 दिन से, वो बेड बैंक लेने की तो बजट में बात थी, लेकिन अभी बेड बैंक वाली योजना हो, तो कोई सी भी बात हो, उन सब का ये लेवल होता है। सब में सबसे पहले वही नोइंग, सिंपल वाली कि आपको पता है बस, दूसरे में थोड़ा डेप्थ है, तीसरे में वो है, चौथे में एनालिटिकल आ जाता है। चौथा जो लेवल होता है वो एनालिटिकल होता है। और मुझे लगता है पहला लेवल लगभग सभी का होता है, जो भी भारत में ग्रेजुएट है वो पहले लेवल पे तो होते ही हैं, 25-30, और 25-30 पे आप नहीं भी होते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वैसे ही 25 तो हो ही जाता है प्रोबेबिलिटी से 25, आप 100 कोई सा भी टिक लगाओ, 100 में से 25 तो आ ही जाना है ना। तो वो सबसे लोएस्ट लेवल है। तो उस लोएस्ट लेवल से एकदम 4th लेवल पे ग्रेजुअली कैसे आप अपग्रेड करेंगे, तो अपने आप को अपग्रेड करते जाइए। तो किसी भी नॉलेज को इतना डेप्थ में लेके जाइए कि वो एनालिटिकल आंसर बन सके, और यही आपके इंटरव्यू के प्रश्न की डिमांड रहेगी। उनका जो प्रश्न होगा उसमें इसी प्रकार का आपसे अपेक्षा की जाएगी। सामान्य अपेक्षा नहीं होगी कि आप बताइए आप कान्हा नेशनल पार्क का नाम जानते हैं, मध्य प्रदेश में कहां पर है, आपने कह दिया मंडला और वो भी नाचने लगे और आप भी है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला वो कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न होगा जिसमें पेंच होगा, उसमें प्रॉब्लम होगी,
और फिर आपको 2 या 3 मिनट तक उसको समझाना पड़ेगा। सिंगल लाइन आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इस परीक्षा की तैयारी में कैसे गुजरना है, तो हर टॉपिक से चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जिससे भी आप शुरू कर रहे हो, क्योंकि हम इन दिनों में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी से आप डेप्थ में जाना शुरू करो। राष्ट्रपति का पद है तो केवल राष्ट्रपति के बारे में जानते हो ये नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव, इम्पीचमेंट, उसकी पद की शर्तें, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, यानी कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इम्पीचमेंट कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव की पूरी प्रक्रिया, फिर अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके विवादास्पद चुनाव किस किस के हुए, किन किन को चुनाव से गुजरना पड़ा, कुछ लोग ऐसे ही सर्वसम्मति से पहले राउंड में ही बन गए, ठीक है, किन का डीप में बिल्कुल एकदम वो है, तो वो फिर आप डीप में जाओगे उन चीजों को, तो ऐसे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो जो लास्ट लेवल पे लेके जाओगे ना, वो आपका लेवल आ गया। तो फिर इतना वास्ट सिलेबस है तो कैसे करेंगे? करंट से जुड़ी हुई चीजों को पकड़ के चलो। पॉलिटी में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में खबरों में रहा, तो आपका लिमिटेड हो जाएगा। अगर ऐसे में मुद्दे निकालो तो करीब मुश्किल से 200 मुद्दे पॉलिटी से जुड़े होंगे बस। तो उन 200 चीजों को तैयार कर लोगे तो आपके 90% क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपको तो 60% परफॉर्मेंस ही देना है, तो हो गया काम आपका। 50%, 52% में इंडिया टॉप कर जाता है मेंस में। 2000 में से, 2075 में से कितने लाने आपको? 1000 लाना। 1000 या 1050 के आसपास इंडिया टॉपर के नंबर होंगे, तो यानी 50% मार्क्स ही तो हो गए, तो ज्यादा कहाँ लाना पड़ रहा है। तो हम 200 मुद्दे बता रहे हैं, 200 मुद्दों में 90% सिलेबस का, 10% तो फिर भी हाथ नहीं आएंगे, तो चलेगा, उससे ऊपर और कहाँ जाओ, ठीक है। तो 200 मुद्दे आप पकड़ लो पॉलिटी से जुड़े हुए, उन 200 मुद्दों को उतना डीप में लेके जाओ। पूरी पॉलिटी को पढ़ोगे तो ऐसे 2000 मुद्दे मिलेंगे, तो उनको नहीं छेड़ना है, 200 मुद्दे। ये स्मार्ट तैयारी हो जाएगी। हार्डवर्क क्या हो गया? पूरा लक्ष्मीकांत लेके बैठे और अंडरलाइन करके बैठ रहे हैं। नहीं, लक्ष्मीकांत आपकी रेफरेंस बुक होगी, ठीक है। इस बार सीएजी का मुद्दा बहुत ज्यादा उछल रहा है मान लिया जाए, तो सीएजी वाला लेके बैठ जाओ, तो सीएजी का प्रश्न भी आ जाएगा, बात खत्म। 90% तो आ ही जाएंगे, 60% परफॉर्मेंस देनी है आपको। आगे समझ में? तो बहुत सिंपल एग्जाम है, अगर आप पूरा स्मार्ट वर्क करते हैं, पहले से प्रेडिक्ट करते हैं और अच्छे से प्रॉपर तैयारी करते हैं। अब बीच में आप हमसे मदद ये ले सकते हैं कि आप जो भी लिखे हैं होमवर्क करें, वो हमको से चेक करवा लें, तो फिर वो डन हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है आज की बात आया था अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, शांति।